क्या हाल चाल बच्चे लोग। आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी के अंदर। और आज हम चैप्टर नंबर 1 सीयूटी यूजी 2026 मैथमेटिक्स का रिलेशन एंड फंक्शंस का आखिरी पार्ट लेके आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सेट्स एंड रिलेशन पढ़ाया था, ठीक है। आवाज़ थोड़ी कम रहेगी क्योंकि रात का टाइम है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ सकता है। हम रात में इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि दिन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई थिंक ये लोग रात में भी काम कर रहे हैं और ये 1-2 हफ्ता चलते रहेगा। सो हम कब तक चीज़ों को डिले कर सकते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करना, आप अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से करो, मैं सारी चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 सेट्स और रिलेशन का पार्ट 1 में करा चुका हूँ। 1 घंटे की वीडियो है, वन शॉट में, उसको जाके ज़रूर देख लो, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, देख रखा है तो वेल एंड गुड। और कुछ बच्चों को डाउट हो रहा हो कि भैया आपको आपने लाइव सेशन नहीं लिए सेट्स और रिलेशंस का, तो देखो बच्चा, रोज रात को 11 बजे लाइव सेशन चलता है, ठीक है। रोज रात को 11 बजे लाइव सेशन चल रहा है और ये हमने 11 तारीख से स्टार्ट करा है, ठीक है। 10-11 तारीख से स्टार्ट करिए क्लासेस लेना और लगभग 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है। और 3 बजे करीब करीब 3 PM करीब करीब आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं और ये अल्टरनेटेड बेसिस पे मिल सकते हैं कि जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होगा उसके एमसीक्यूज खत्म कराने के बाद आपके पास दूसरा नया चैप्टर तब तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पे करेंगे, कोई इसका फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हाँ टाइमिंग फिक्स है कि आपको 3 PM के करीब करीब आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। उसके अलावा पिछले 2 दिन से लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अभी हम लाइव की सेटिंग करना सीख रहे हैं, ठीक है। और लैपटॉप पूरे दिन अवेलेबल नहीं रहता है, जस्ट 1 घंटे पहले अवेलेबल रहता है। तो 2 दिन अभी सेटिंग करने में लग गए, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आज 12 तारीख है, ठीक है, 12 मार्च है। आपको 13 मार्च से रोज रात को 11 बजे पूरी की पूरी आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, जिसमें आपको एमसीक्यू आपको लाइव कराया जाए। बेस्ट एडवाइस तो ये मतलब बेस्ट, सबसे बेस्ट रहता है कि आपको मैं लैपटॉप मतलब बोर्ड पे सारे सामने खड़े होकर कराऊँ। लेकिन एमसीक्यूज करना, मल्टीपल एमसीक्यूज करना, उसको लिखना, फॉर्मेट में डालना, फिर उसको बार बार सॉल्व करना, इससे बेटर रहेगा कि आप पीपीटी के थ्रू सॉल्व करिए, ठीक है। सो वो चीज़ मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो 13 मार्च से ही हम कंटिन्यू करेंगे और अब डेफिनेटली बिना ब्रेक के लाइव क्लास का ये चलते जाएगा और उसको आप डेली रात के 10 बजे ज़रूर अटेंड करिएगा। हम लगभग 10 बजे करीब करीब 10 PM से लेके साढ़े 11 या 12 बजे तक उसको क्लासेस ख़त्म कर देंगे। याद रखिएगा, ये यूट्यूब की सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराने वाले लगभग 2500 करीब करीब हमको क्वेश्चंस करने हैं इसी 2 महीने के अंदर, और इतने काफ़ी है आपको सीयूटी के अंदर 100 परसेंटाइल दिलाने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। आई होप सो आपको सारे के सारे रिलेशंस एंड फंक्शंस आपने देख लिया होगा। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। चलिए फंक्शंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं फंक्शन से, ठीक है। सो इतना तो आपको पता चल गया है कि भैया जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअल में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का ही सबसेट रिलेशन है और रिलेशन का ही सबसेट आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी इतना समझ में आ गया कि अगर कोई फंक्शन मतलब कोई भी चीज़ अगर फंक्शन है तो वो एक रिलेशन तो ज़रूर होगी ही, और वो इसी ना ए क्रॉस बी के अंदर के सबसेट के अंदर से ही निकली हो। अगर हम बोल के चलता हूँ कि कोई सेट ए है, उसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है और एक रिलेशन बन रही है ए टू ए तक की, ठीक है। और तो उसके ए क्रॉस बी कितने बन सकते हैं कुल मिला के? मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी एंड सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस मतलब ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इतने बन सकते हैं। अब रिलेशन कितनी बन सकती है? तो हमने कहा कि भैया 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी ही मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशंस होगा। तो 2 की पावर n ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो विच इज 2 की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनल में आंसर हमारे पास कितना है? 2 की पावर 9, 512। तो इतना तो पता चल गया कि 512 तरीके के रिलेशंस एक क्या नाम है ए क्रॉस बी के अंदर, जिसके अंदर 9 एलिमेंट है, बना सकते हैं। उन्हीं 512 तरीके के रिलेशंस में से कुछ ऐसे रिलेशंस है जिनको हम फंक्शन भी कहते हैं।
तो कुछ ऐसे रिलेशंस है तो कुछ कंडीशंस भी होंगी। अब वो कंडीशन ध्यान से सुन लो कौन कौन सी होती है। सो रिलेशंस को किसी भी मतलब किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहने के लिए आपको दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, दो कंडीशन क्या कराना है, सेटिस्फाई कराना है। पहली कंडीशन क्या है, देखो पहली कंडीशन ये है कि आपका जो डोमेन होगा वो सेट ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेट ए होना चाहिए। अब ये डोमेन क्या हो गया, अच्छा उसके बाद चल लेते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसमें, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए डू नॉट does not have more than one image in set B। ठीक है, सेट बी मतलब सेकंड सेट, हमने बोला ना ए का ए के साथ, तो दिस इज सेट वन, दिस इज सेट बी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के पास एक से ज्यादा डज नॉट हैव मोर देन वन इमेज, एक से ज्यादा इमेज सेट बी के अंदर होने नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको फंक्शन कह देते हैं। और अगर मैं डिटेल में जाऊँ, ठीक है, अगर आप अभी क्लास 12th में होते तो बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में समझाता, लेकिन अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो जल्दी जल्दी समझो कि डोमेन फंक्शंस के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास डोमेन में ए बी सी ये तीन एलिमेंट है, एक सेट है उसके अंदर ये तीन एलिमेंट, एक दूसरा सेट है उसके अंदर पी क्यू आर। ठीक है, चलिए उसके अलावा सेम ए बी सी पी क्यू आर, अगला ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो डोमेन आपका सेट ए होना चाहिए, चलिए वो भी चलते हैं, पहले यहाँ पे चलते हैं। एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डज नॉट हैव मोर देन वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई सेट मतलब ए है, ए ने एक इमेज बनाई पी के साथ और ए ने एक इमेज बनाई क्यू के साथ, जस्ट लाइक दिस। ए ने एक इमेज बनाई ए के साथ एंड ए ने एक इमेज बनाई बी के साथ। तो कहने का ये मतलब ये है कि ए के पास दो अलग अलग इमेज है। कहने का मतलब क्या है, ए के पास दो अलग अलग इमेज हो गया। ठीक है, सो ये नहीं होना चाहिए। इसी कंडीशंस को अवॉइड कराने के लिए कि एक ही हो सकता है, चाहे वो इसके साथ हो, ठीक है, चाहे वो फिर इसके साथ बनाए, चाहे वो फिर इसके साथ बनाए, किसी के भी साथ बनाए, लेकिन एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना सकता। कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं बना सकता। ठीक है, ये कंडीशन नंबर दूसरी है। तो कंडीशन नंबर पहली क्या है, कंडीशन नंबर पहली का मतलब ये कि हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर एक ना एक तो इमेज बनाएगा ही। ठीक है, मैक्स टू मैक्स भी एक बना सकते हैं, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम भी उसको एक बनाना ही पड़ेगा। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए इसने इमेज बनाया, इसने इमेज बनाया, ये खाली रह गया। ठीक है, या हम सेट में बस इतने ही एलिमेंट डालते हैं, ठीक है, ये खाली रह गया। अब ये खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तभी हमने कहा कि डोमेन पूरा का पूरा सेट ए हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो ध्यान से समझो, ठीक है, ध्यान से मैं समझो। आपके पास दो सेट है, सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, कोई सा भी सेट ले लो। ठीक है, सेट ए, सेट बी। सेट ए के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, सेट बी के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, सेट ए को बस इतना समझो कि सेट ए तीर चलाने वाले लोग हैं जो एक्चुअल में तीर चला रहे हैं। ठीक है, सेट बी कौन है, जिनको तीर जाके लगेगा, जस्ट लाइक दिस, तीर चलाया ए ने, लगा किसको, पी को। तो उसी तरीके से सेट ए के हर एक एलिमेंट तीर चलाने वाले और सेट बी के हर एक एलिमेंट को तीर लगने वाला। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि सेट ए में कोई तीर ही ना चलाए, मना ही कर दे, हमको तीर चलाना ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेट ए खाली रह जाएगा। दूसरा, तो डोमेन क्या होता है, ठीक है, खाली रह गया। उसके अलावा कुछ एलिमेंट ने कहा कि हम तीर चलाएंगे, कुछ ने कहा कि हम तीर नहीं चलाएंगे। इधर की अभी बात नहीं कर, इधर ही बात करें। तो एक्चुअल में डोमेन क्या है, जो लोग तीर चलाते हैं उन्हीं को डोमेन कहा जाता है। ठीक है,
तो जितने भी एलिमेंट सेट ए के तीर चला रहे होंगे यानी एक इमेज बना रहे होंगे सेट बी के अंदर, वो डोमेन होता है। अब डोमेन ऑफ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ रिलेशन बोथ आर अदर थिंग्स, बोथ आर अलग अलग थिंग्स होती है, सिमिलर भी अलग अलग थिंग्स। जैसे कि एक रिलेशन है ए से लेके बी, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब ए ने पी को तीर चलाया, बी ने क्यू को तीर चलाया, तो मैंने कहा कि जो डोमेन हो गया इनफाइनाइट दे देते हैं, ठीक है। डोमेन क्या हो गया, वो बेसिकली डोमेन क्या है, सेट ए में कितने लोगों ने तीर चलाया, सेट ए में सिर्फ ए ने तीर चलाया, ठीक है। सेट ए ने सिर्फ ए ने तीर चलाया, तो डोमेन मेरे पास क्या हो गया, ए, ठीक है। आ रहा है बस समझ। अब रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया जिनको जाके तीर लगा, तो कितनों को जाके तीर लगा, दो लोगों को तीर जाके लगा, पी क्यू, ठीक है। रेंज कितना हो गया, डोमेन क्या हो गया, जिसने तीर चलाया, रेंज क्या हो गया, जिसको जाके तीर लगा। तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन, कोडोमेन क्या हो गया, कितने लोग तीर खाने के लिए तैयार थे, कितने लोग तीर खाने के लिए तैयार थे, पी क्यू आर डॉट 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 डॉट, इतने लोग तीर खाने के लिए तैयार थे, इतने लोग तीर खाने को तैयार थे, लेकिन लगा किसको, सिर्फ इतने लोगों को, इसलिए ये रेंज है और ये मेरे पास डोमेन है। अब अलग अलग तरीके के डोमेन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले एक रिलेशंस के लिए डोमेन क्या होगा, इस वाले रिलेशंस के लिए आप डोमेन बताओ, ए एंड बी, बस दो लोगों ने तीर चलाई है, ए एंड बी, ठीक है। और रेंज क्या है, पी एंड क्यू, और कोडोमेन क्या है, वो भी पी एंड क्यू। तो ध्यान से देखो, आप ये भी तो कह सकते हो कि यहाँ पे इस वाले केस में रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला केस ले लो, इसमें तीन लोग चला लेते हैं एक में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डोमेन क्या हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी, कोडोम रेंज क्या हो गया, जिनको तीर लगा, ठीक है, कितनों को तीर लगा, पी क्यू और आर, इन तीनों को तीर लगा है, ठीक है। कोडोमेन क्या हो गया, कितने लोग तीर खाने के लिए तैयार थे, तो कितने लोग तीर खाने के लिए थे, पी क्यू आर एस, चार लोग तीर खाने के लिए तैयार थे, लगा सिर्फ तीन को। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज में आप डिफरेंट समझो, ठीक है। अब फंक्शन में क्या केस है, फंक्शन में ये कहता है कि सबसे पहले तो उस रिलेशन को फंक्शन होना जरूरी है, उसके बाद हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे। तो फंक्शन होने के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है। फंक्शन की पहली कंडीशन ये कहती है कि आप फंक्शन उसी चीज को कह सकते हैं, आप फंक्शन उसी तरीके की रिलेशन को कह सकते हैं जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट तीर चला ले हो, कोई ये ना कह दे कि मेरे को तीर नहीं चलाना, मैं खाली बैठा हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन, दिस इज नॉट, दिस इज फंक्शन, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं। ये देखो, डोमेन में कितने लोग थे तीर चलाने वाले, एक दो तीन, सेट ए में कितने लोग थे तीर चलाने वाले, तीन, तीनों ने चलाया, ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा, ठीक है। फंक्शन की कंडीशंस को आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली कंडीशन ये होती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट तीर चलाने हो चाहिए, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए उसका डोमेन ही सेट ए बोल दिया जाता है कि आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन पूरा का पूरा सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोलिएगा कि फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, फंक्शन है, ठीक है, रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा इन तीनों को डोमेन बताओ, अब बच्चे सर्क हो जाएंगे और एक अलग अलग तरीके के फंक्शन दे दिए जाएंगे कि एफ ओ इज इक्वल टू दी एक्स प्लस थ्री, एफ इज इक्वल टू दी एक्स प्लस टू अपॉन में एन, एन एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स डज नॉट इक्वल टू दी जीरो। उसके अलावा एफ इज इक्वल टू दी वन अपॉन में एक्स प्लस टू। इस तरीके के उन्होंने कई तरीके के इक्वेशंस आपको दे दिए, ठीक है, इस तरीके के आपने दे दिए और आपसे बोला है कि डोमेन बता। अब बच्चे सर्क हो जाएंगे कि इसका डोमेन पहले तो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपको पहले से पता है कि वो फंक्शन है तो उसका डोमेन नहीं निकालना पड़ता, आपको बस ये देखना पड़ता है कि वो पहला सेट क्या है। अगर रियल नंबर है तो डोमेन रियल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर है तो डोमेन नेचुरल नंबर, अगर
रैशनल नंबर है तो डोमेन रैशनल नंबर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन इसके डोमेन में जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जीरो हमने एक्सक्लूड कर दिया, अलग से कर दिया। तो इसका डोमेन लिखने की बारी आएगी तो मैं कहूँगा नेचुरल नंबर माइनस का जीरो, डेट्स इट। सिमिलरली अगर इसका डोमेन मेरे को लिखना आएगा तो मैं कहूँगा नेचुरल वो रैशनल नंबर माइनस का टू। अरे बस समझ में, ठीक है। तो डोंट मल्टीप्लाई दिस माइनस टू दिस माइनस, ठीक है, वो नंबर है माइनस टू, बस इस रैशनल नंबर में से माइनस टू में इंक्लूड नहीं करना। तो आपको डोमेन फंक्शन का कभी निकालना नहीं पड़ता, डोमेन हमेशा रेंज का निकालना पड़ता है कि आपको चेक करना पड़ता है कौन से वैल्यू पर डोमेन होगा, ठीक है। दूसरा और क्या चेक करना पड़ता है, कभी कभार फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, उस केस में आपको चेक करना पड़ता है कि मेरा डोमेन क्या हो सकता है। मैं समझाऊंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा इस डोमेन फंक्शन के बारे में, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशंस को लेके हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं ये थर्ड वाला भी एक कंडीशन लिखवाता हूँ जिसको उतना कंसीडर नहीं करा जाता, लेकिन समझने के लिए। आपको पता है कि डोमेन सॉरी आपको पता है कि डोमेन सेट ए के सारे एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद सेट ए का कोई भी, उसके बाद सेकंड आपको ये पता है कि कोई भी एलिमेंट जो कि डोमेन में यूज हो रहा है वो अपनी कोई भी दो इमेज सेट बी में बना नहीं सकता, एक बनाएगा, ठीक है। सो बच्चे इस चीज़ को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भैया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर, और उसके अलावा ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब ए ने पी के साथ इमेज बनाई, ठीक है, मैं इससे समझाता हूँ। दो एलिमेंट एक इमेज बना नहीं सकते, ठीक है, उसके अलावा अब बच्चे इस चीज़ को कंफ्यूज ले रहते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एलिमेंट फंक्शन का, डोमेन का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता, लेकिन ये थोड़ा बोल रहा हूँ कि दो अलग अलग एलिमेंट एक ही इमेज बना सकते हैं फंक्शंस का सेट बी के अंदर, ठीक है। तो ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन आपको क्लियरिटी देती है कि हम ये बात कर रहे हैं कि सेट ए से सेट बी में सेट ए का कोई भी एलिमेंट दो इमेज नहीं बना सकता, ठीक है, लेकिन दो अलग अलग या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी एक इमेज के साथ तो मतलब किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल इमेज बना सकते हैं, ठीक है। सो कहने का ये मतलब ये है कि आप ये नहीं लिख सकते, आप फंक्शन कह रहे हो तो ये नहीं लिख सकते कि ए कॉमा पी और ए कॉमा क्यू, ये नहीं कंडीशन, ये नहीं लिख सकते आप ए कॉमा पी ए कॉमा क्यू। लेकिन अगर आप फंक्शन कह रहे हैं तो आप ये ज़रूर लिख सकते हैं कि ए कॉमा पी बी कॉमा पी, मैंने क्यू के साथ बनाया तो क्यू से साथ कर लेते हैं, ए कॉमा क्यू बी कॉमा क्यू सी कॉमा क्यू भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। समझाने का मतलब कि ध्यान से देखो, एक ने एक के साथ, एक ने एक के साथ, एक के कोई भी एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं है, सबने भले एक के साथ इमेज बनाई है लेकिन एक ही इमेज बनाई है। अरे बस समझ में, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है, तो तीसरी कंडीशन क्या कहती है, बट more than one element of set A has same image in set B, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको फंक्शंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया। ये तीनों कंडीशन आपको हर बार चेक करना पड़ता है, और जब बोला जाए कि आप चेक करो ये फंक्शन है कि नहीं। दूसरा, अगर पहले से बोल दिया वो फंक्शन है तो आप ये तीनों कंडीशन अपने दिमाग में मान लो कि है, कि डोमेन जो दिया गया वो पूरा का पूरा डोमेन होगा, ठीक है, उसकी रेंज भी एग्जिस्ट कर रही होगी और कोई भी एलिमेंट दो इमेज नहीं बना रहा हो, अगर वो पहले से बोल दिया है कि फंक्शन है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, पहले ये समझो, इसमें क्वेश्चंस बनाने के कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है।
अब जो सबसे ज़्यादा सीयूटी के अंदर जो आपका क्वेश्चन आता है वो इससे नहीं आता कि चेक करो कि गिवन फंक्शन ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। वो चेक करना भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको पता होगा कि कोई भी एलिमेंट मतलब डोमेन सारे एलिमेंट होने चाहिए और कोई भी एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाना चाहिए, बस इतना तो सेटिस्फाई हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आपने दो तरीके के फंक्शंस अब तक पढ़े, वन वन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। इसी का नाम आपका क्या नाम है, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है। और इसके अलावा भी होते हैं, वन वन होगा तो ऑन क्या नाम है, मैनी वन भी होगा, ऑन टू होगा तो इंटू भी होगा। इस तरीके के आपने चार तरीके के फंक्शंस हो। लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं चार तरीके के आते हैं? वन वन और ऑन टू पे तो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डोमेन और फंक्शन पे आते हैं। डोमेन निकालो, रेंज निकालो, कोडोमेन निकालो, ठीक है, कि कोई फंक्शन है इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हुआ। तो इसके लिए मेरे को आपको बहुत सारे फंक्शन सिखाने पड़ेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको हर एक तरीके के फंक्शन से नॉलेज करानी पड़ेगी। मतलब ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस नहीं होंगे लेकिन फंक्शंस की इक्वेशंस हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपने शायद क्लास 11 पढ़ी हो या क्लास 12 में, क्लास 12 में तो कम है, क्लास 11 में ज़्यादा। सो मैं आपको बहुत सारे फंक्शन सिखाने वाला हूँ, आप हर एक फंक्शंस को दोनों तरीके से समझो। फंक्शन की इक्वेशन क्या कहती है, ठीक है, फंक्शंस का ग्राफ क्या कहता है, और हम किसी चीज़ का डोमेन और रेंज किस तरीके से डिसाइड करते हैं किसी भी ग्राफ की मदद से। ग्राफिकल मेथड इज द easiest वे टू डिटरमाइन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं अगर आपको पढ़ाना चाहूँ फंक्शंस में, सो बेसिकली पहले से स्टार्ट करते हैं। जो पहला होता है वो आपका होता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आपको नाम से उतना कोई लेना देना नहीं हो कि मेरे को नाम भी याद करने पड़ेंगे कि नहीं, नाम उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, वो क्या होता है वो देख लो। सो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि y बराबर कोई इक्वेशन है, और याद रखिएगा अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि रियल नंबर टू रियल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। मैंने अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं करा, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो आप मान के चलो कि रियल नंबर मतलब एक्स एक्सिस रियल नंबर, वाई एक्सिस इज रियल नंबर, ठीक है। दूसरा, आपको क्लास 12 में इतना तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक नंबर लाइन पे प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और उनके बीच में भी कोई दो नंबर पकड़ लो तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। चल, सो y बराबर मेरे पास x है, इसका ग्राफ कैसा होता है वो देखो। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, लाइक दिस इज द ग्राफ, ठीक है। अब इसी से आपका डोमेन डिसाइड होगा। तो डोमेन क्या है, ये x एक्सिस, क्या हर एक एक्सिस पे ग्राफ बन रहा है, कहीं पे भी ग्राफ टूट रहा है, नहीं टूट रहा, ठीक है। तो डोमेन मेरे पास क्या हो गया, रियल नंबर। दूसरा, रेंज, क्या वाई एक्सिस पे कहीं मना कर रहा है ग्राफ, नहीं, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका रियल नंबर, ठीक है। आपके पास कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखो, वो भी आपका रियल नंबर। अब इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिखते हैं जिसे कहते हैं इंटरवल फॉर्मेट, ठीक है। दिस इज ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि आप बहुत बराबर जानते हैं कि y बराबर x हो जाता है तो लाइफ सीधा बनती है, ठीक है। अगला आपका ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन नाम सुनते ही पता चलेगा कि एक ऐसा फंक्शन जो कि कांस्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल में फंक्शंस की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराता है। कैसे, डोमेन पूरा का पूरा सेट है, ए है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ग्राफ को दो जगह कट करा जा रहा है, ठीक है। यानी दो अलग अलग, जैसे कि मैं बोलूँ 1 और 2 के लिए सेम ग्राफ होना चाहिए, अगर ये इस तरीके का होता तो, ठीक है। तो मैं बोल सकता कि 1 के लिए भी जो वैल्यू है वही वैल्यू 2 के लिए, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। सो ये आपका सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये थी कि कोई भी एलिमेंट मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक के साथ इमेज बना सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। कांस्टेंट फंक्शन बराबर मैंने बोला y बराबर कोई a है, ठीक है, y बराबर कोई a है फॉर एग्जांपल। और दो दो तरीके के कांस्टेंट फंक्शन हो सकते हैं, एक y बराबर a और एक x बराबर में a, ठीक है।
चलो, अगर ए से नहीं समझ में आएगा तो एक नंबर दे देते हैं 5 और 5। अब इन दोनों के ग्राफ बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और ग्राफ बनाने आपको आना चाहिए। मैंने एक रियल नंबर टू रियल नंबर का ग्राफ बनाया, ठीक है। बोला गया कि x बराबर 5 है, x बराबर 5 है, यानी y में कितना, मतलब इसमें y का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, y का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, x की वैल्यू 5 है, यानी दिस इज 5। तो मैं y में कितना ऊपर जाऊं, y में कितना नीचे जाऊं, उसका इस ग्राफ में कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो इसको कहते हैं दिस, लाइक दिस, ठीक है। कि y में आप कितना भी ऊपर नीचे कर लो, x के ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से y ऊपर जा रहा है उसी तरीके से x भी आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे y कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, x अपनी वैल्यू फिक्स रख रहा है, इसी को कहते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे y बराबर 5 का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको बनाना चाहिए कि y बराबर कोई फंक्शन है तो x के पैरेलल बनता है, x बराबर कोई फंक्शन है तो y के पैरेलल बनता है। इसका आप डोमेन और रेंज अगर आप देखना चाहोगे तो मैं समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसका डोमेन देखो, और पहले तो ये चेक करो कि ये एक फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, 1 2 एंड 3, -1 -2, कोई भी एलिमेंट ग्राफ को दो अलग अलग जगह कट कर रहा है नहीं ना, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये पहली वाली तो वो दूसरी वाली से सेटिस्फाई। तीसरा कंडीशन क्या है, अब ध्यान से देखो, 1 की इमेज 5 के साथ है, 2 की इमेज 5 के साथ है, 3 की इमेज 5 के साथ है, -1 की इमेज 5 के साथ है, यानी सबकी इमेज 5 के साथ ही है। तो ये कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो गई, तीसरी वाली भी, कि एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट ए के इमेज बना सकते हैं किसी सेम एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो अब मैं इसका डोमेन लिख के दिखाता हूँ आपको। आपको डोमेन और रेंज की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए हर ग्राफ के बारे में, ठीक है। डोमेन, सो डोमेन आपका क्या होगा, बेसिकली पूरा का पूरा रियल नंबर, ठीक है। रेंज आपके पास क्या है, सिर्फ 5, सिर्फ 5, ठीक है। को डोमेन आपके पास क्या है, को डोमेन आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो आपके पास डोमेन क्या है, सिर्फ 5, रेंज क्या है, ठीक है। रेंज आपको कहाँ से कहाँ तक मिला है, रेंज में मतलब कौन सी इमेज। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। हर बार जो इक्वेशंस होते हैं वो y की समथिंग ही लिखे जाते हैं कोई भी फंक्शन से, तो क्या इसको आप फंक्शन बोल पाओगे, पहले तो ये समझो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि x इज अ रियल नंबर, x इज रियल नंबर टू रियल नंबर, और x मैं यहाँ से ले रहा हूँ और वो सिर्फ 5, तो रियल नंबर के बाकी सारे एलिमेंट तो रह गए, तो वो फंक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूँ तो हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन का पार्ट नहीं होगा, ये रेंज हो सकता है, ये रेंज हो सकता है, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि x तो इनफाइनाइट है और डोमेन मेरे पास इनफाइनाइट आना चाहिए, लेकिन आ सिर्फ एक नंबर रहा है। रेंज मेरे पास कितनी आ रही है, रियल नंबर, और मेरे पास को डोमेन कितना है, वो भी रियल नंबर, ठीक है। चलो, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब जो अगला आता है वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन का मतलब ये है कि दो फंक्शंस अगर अपॉन में लिखे रहते हैं तो उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर रैशनल फंक्शन में ऐसे दिया गया है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और कोई जी ऑफ एक्स फंक्शन है, दो आपस में अगर डिवाइड हो रहे हैं, दो अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। तो अगर मैं बोलता हूँ कि रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन है, फंक्शन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो भी रियल नंबर टू रियल नंबर है, और जो जी ऑफ एक्स है, ठीक है, वो भी आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो ये वाला जो फंक्शन होगा, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर -0 होगा, क्योंकि हमने ज़ीरो अलग से निकाल दिया। अब ये सवाल नहीं आएगा कि भैया रियल नंबर में तो ज़ीरो था, ठीक है, तो वो डोमेन में होना चाहिए, लेकिन डोमेन में नहीं है तो फंक्शन कैसे हो। हमने फंक्शन में बोला क्या, डोमेन पूरा का पूरा सेट ए होना चाहिए, हमने सेट ए में ज़ीरो रखा ही नहीं, जीरो रखा ही नहीं, तो सेट ए में ज़ीरो को बात ही नहीं कर रहे हम, इसलिए अभी भी डोमेन मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा सेट है, ठीक है। रेंज मेरे को क्या मिलेगी, रेंज मेरे को भी इनफाइनाइट मिल जाएगी, ठीक है। रेंज भी मेरे को रियल नंबर मिलेगा, एंड को डोमेन मेरे को क्या मिल जाएगा, वो भी मेरे को एक
रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अगला चलते हैं। ये सब बेसिक हो गया, बस आपको समझाने के लिए धीरे धीरे मैं करके एक एक करके आपका लेवल इंक्रीज करूंगा। 4 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो बेसिकली आपका क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होता है, और मॉडुलस फंक्शन बेसिकली फंक्शन होता भी है कि नहीं होता वो भी चेक करें। ठीक है, सबसे पहली बात, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी y की जगह पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स बराबर बोलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स है, या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ y बराबर में मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है कि जब मॉडुलस खोला जाता है, जब मॉडुलस खोला जाता है तो ये बोला जाता है कि मॉडुलस दो अलग अलग तरीके से खुलेगा। कैसे दो अलग अलग तरीके? एक बार पॉजिटिव एक्स, एक बार नेगेटिव ऑफ एक्स। पॉजिटिव ऑफ एक्स जब खुलेगा जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव ऑफ एक्स जब खुलेगा जब एक्स जीरो से छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यूज आ जाएंगी अलग अलग तरीके की। अब इसका ग्राफ देखो किस तरीके का बन रहा है। तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा है कि मॉड के बारे में तुम जानते हो कि चाहे माइनस का वन रखो चाहे प्लस का वन रखो, देता वो वन ही है। तो अगर मैं माइनस का प्लस का वन रखूँ, माइनस का वन रखूँ, मिलता मेरे को वन ही है। ठीक है, सिमिलरली टू रखूँ, माइनस का टू रखूँ, मिलता मेरे को टू ही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड ग्राफ। तो ये आपका क्या होगा, ग्राफ हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो अ, क्या नाम है, अब यहाँ पे देखो वन और माइनस वन की सेम इमेज है, वन और माइनस वन की सेम इमेज है, लेकिन वन की दो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, माइनस वन की दो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फंक्शन हो गया। तो मॉडुलस फंक्शन आपको खोलना आना चाहिए। अब मॉडुलस फंक्शन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं कि y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस वन, वाई बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस वन। ठीक है, तो इस हिसाब से ग्राफ का मूवमेंट होता है, इस हिसाब से ग्राफ का मूवमेंट करा जाता है। किस तरीके से ग्राफ का मूवमेंट करा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ग्राफ का मूवमेंट समझाना चाहूँ, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम मॉडुलस ऑफ ग्राफ के बाहर कोई चीज ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, और यही चीज अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ग्राफ नीचे की तरफ भागेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लस वन करता हूं तो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर हम माइनस वन करता हूं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो जितना नंबर मैं ऊपर प्लस करते जाऊंगा ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा, जितना नंबर मैं नीचे करते माइनस करता हूँ उतना ग्राफ नीचे की तरफ भागेगा। ये इसके अंदर होता है ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट। आप याद भी ऐसे कर सकते हो, प्लस कर रहा हूँ तो पॉजिटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ हो रहा है, माइनस कर रहा हूँ कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा है तो नीचे की तरफ वैल्यू जा रही है। ठीक है, इसकी बात करते हैं वाई बराबर, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। अब कैसे पता चलेगा ग्राफ किस तरफ भाग रहा है? ग्राफ भागने का मतलब ये कि वो एक्चुअल में जीरो वैल्यू कब देगा। ठीक है, ग्राफ भागने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये वाला वैल्यू जीरो कब हो जाएगा, वाई, वाई कब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ग्राफ में अगर मैं जीरो रखता हूँ, ग्राफ में अगर मैं माइनस का वन रखता हूँ तो ये जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे तो इस तरीके का ग्राफ। तो कहने का मतलब है कि मॉडुलस के अंदर अगर प्लस माइनस वन है तो प्लस हो रहा है तो नेगेटिव की तरफ ग्राफ भागता है, और माइनस हो रहा है तो पॉजिटिव की तरफ ग्राफ भागता है। जब कभी मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ग्राफ का मूवमेंट कैसे होता है, हर ग्राफ का मूवमेंट किस तरीके से मेजर करा जाता है। अभी आप समझ लो कि मॉडुलस ऑफ फंक्शंस का इक्वेशन ऐसे खोला जाता है, और इसका डोमेन रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? डोमेन। डोमेन क्या हो जाता है? रियल नंबर। रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर। इसको हम जीरो से लेके इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। कोडोमेन मेरे पास क्या है? विच इज ऑल्सो रियल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो अगला फंक्शन जो आपका चौथे तरीके का फंक्शन होगा वो आपका होगा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, कुछ नाम मैं बोलता हूँ, उन फंक्शंस को फंक्शन याद रखना। सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है और इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो जब मैं बोलता हूँ कि y यानी एफ ऑफ एक्स बराबर में मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x, और x अपॉन में मॉडुलस ऑफ x, आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे
इसका ग्राफ कैसा होता है वो समझो। तो इसका जो ग्राफ है बेसिकली वो कुछ इस तरीके का है कि ये वन वैल्यू है और यहाँ से इनफाइनाइट जा रहा है हर एक वैल्यू के लिए, यानी एक्स इंक्रीज कर रहा है वाई इंक्रीज नहीं कर रहा है। दूसरा -1 मतलब ये -1 है और इधर नेगेटिव में -1 वैल्यू आ रही है हर एक वैल्यू पे, लेकिन वाई इंक्रीज नहीं कर रहा। उसके अलावा ज़ीरो भी वैल्यू होती है, लेकिन अभी आप यहाँ पे बोल रहे हो कि भैया एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशंस मैं लगा के दे रहा हूँ। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में एक बात याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, कि सिग्नम फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ये लिखा। सिग्नम फंक्शन में ये वाली कंडीशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो छोड़ दो, ठीक है, क्यों नहीं होती है वो छोड़ दो, बस इतना समझो कि सिग्नम फंक्शन में ज़ीरो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन मैंने बोला कि भैया पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, रियल नंबर टू रियल नंबर। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी रेंज फिक्स है, इसकी रेंज फिक्स है। कैसे फिक्स है? अच्छा, इसकी एक इक्वेशन रेंज में लिखवा देता हूँ, -1 0 एंड 1, ठीक है, और इसका जो कोडोमेन होगा वो कोडोमेन कितना है? रियल नंबर। अब इस इक्वेशंस को दूसरी तरीके से ये लिखा गया, ये बोला गया कि सिग्नम फंक्शन एक्चुअल में बोला जाता है 1 -1 0 एंड 1 -1 when x is less than 0, when x equals to 0 gives the value 0 and x greater than 0 इट गिव्स 1, यानी x ग्रेटर देन कितना भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, सबके लिए वैल्यू 1 ही देगा। इसलिए जो इसका रेंज है वो एक्चुअली -1 0 1 है। अगर मैं इसका डोमेन रेंज में भी समझाऊँ तो बोला जाए कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू है, लेकिन उसमें एक वैल्यू -1 0 और 1 है, और यहाँ पे इनफाइनाइट है। हर एक वैल्यू डोमेन की इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आ रही है। ठीक है, 0 के लिए 0 और सॉरी 0 1 -1, ठीक है, सो -1 एंड डॉट 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 सो ऑन, सबके लिए -1 रहेगी, और 1 2 डॉट 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 सबके लिए 1 रहेगी। कुछ इस तरीके का बोला जा रहा है सिग्नम फंक्शन। तो नाम याद रखना, और सिग्नम फंक्शन एक कंडीशन कि सिग्नम फंक्शन का डोमेन -1 0 और 1 होता है, सॉरी रेंज -1 0 1 होता है। बच्चे क्या करते हैं, सिग्नम फंक्शन नाम दिमाग से निकल जाता है। दूसरा, वो इस इक्वेशंस को देख के उसका रेंज लिखते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जीरो 0/0 फॉर्म तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। लेकिन सिग्नम फंक्शन कहता है कि आप मैं जीरो पे जीरो वैल्यू देता हूँ, मैं जीरो पे जीरो वैल्यू देता हूँ, भले मेरी इक्वेशन ये है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की जो इक्वेशन होती है बेसिकली क्या होती है, वो होती है आपकी y बराबर या फिर f(x) बराबर क्लोज ब्रैकेट x। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में हमेशा छोटी वैल्यू ली जाती है। कौन सी वैल्यू ली जाती है? हमेशा छोटी वैल्यू ली जाती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में x की जगह पे 1 रखता हूँ तो मेरे को 1 मिलता है। ठीक है, 1.2 रखूँगा तो इसका नियरेस्ट 1 ही मिलेगा। 1.5 रखूँगा तो इसका नियरेस्ट, अब दिमाग में आपके आ रहा होगा क्लास 6 7 8 का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम बोलते हैं कि 5 से कम पे राउंड ऑफ करना, 5 से आगे वाले के लिए राउंड ऑफ करना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, हर बार इसकी 1.5 की सबसे छोटी वैल्यू 1 होगी इंटीजर में, इसलिए इसका नाम रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। छोटा इंटीजर कौन सा होगा? ठीक है, 1.9 होगा तो छोटा इंटीजर आपके पास क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपका 1 का वैल्यू हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपको -1 में आपको मैं समझाऊं तो ध्यान से देखो, -1 पे तो आपको -1 से नेक्स्ट समझाता हूँ, देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। -1.9, -1.9 पे मेरे को कौन सी वैल्यू मिलनी चाहिए आप लोग बताओ। ठीक है, आपके हिसाब से मिलनी चाहिए 1। ठीक है, क्योंकि 1.9 का तो 1 होता है, लेकिन 1.9 से छोटी वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -1.9। मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए कि जो इससे छोटी हो। तो इससे छोटी क्या होगी? मैंने बोला
माइनस ऑफ 2 इज लेस देन 1.9। तो ये क्लियरिटी रखना कि यहाँ पे क्या सीन होता है और यहाँ पे क्या सीन होता है। यहाँ पे 1.9 है तो 1 लेते हैं, यहाँ पे 1.9 हो, 1.5 हो, 1.2 हो, या 1.1 ही क्यों ना हो, उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, नेगेटिव में जितना बड़ा नेगेटिव नंबर उतनी छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके लिए -2 हो गया, उसी लिए -1.5 के लिए विच इज नेगेटिव ऑफ 2, -1.2 के लिए विच इज ऑल्सो अ नेगेटिव ऑफ 2। अब इसका ग्राफ आप समझोगे तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ग्राफ को ध्यान से देखो तो हमने बोला कि 1 2 3 -1 -2 -3, और इधर 1 2 एंड 3, इधर -1 -2 एंड आपका -3 एंड सो वन, आगे चलते चलेगा। तो 1 के लिए 1 वैल्यू दे रहा है, 1.5 के लिए भी 1 ही वैल्यू, 1.6 के लिए भी 1 ही वैल्यू, 1.2 के लिए, सॉरी 1.9 के लिए भी 1 ही वैल्यू, 1.9 के लिए भी क्या नाम है 1 ही वैल्यू होगी, लेकिन जैसी 2 को टच करेगा वो वैल्यू किसको हो जाएगी, 2 के करीब चली जाएगी। सो इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो हमने कहा कि हर वैल्यू पे वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 1 के लिए 1 है, लेकिन 2 की वैल्यू को इंक्लूड मत करना। अब नियरेस्ट 2 तो हम डॉट लगा नहीं सकते, इसलिए ओपन ब्रैकेट ओपन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लोज के लिए कि यहाँ पे 2 पे 2 वैल्यू होगी लेकिन 3 पे 2 वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, -1 -2 -3, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि -1 से लेके बेसिकली -1 से लेके -1.9 यहाँ पे होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा, अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। आ रहा है बस समझ में। सो यहाँ पे आपका, और ये बेसिकली 2 के करीब डील करेगा। सो इस तरीके की आपकी वैल्यूज हो जाएगी। आ रहा है बस समझ में आपको, लाइक दिस। ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे ही आगे चलता जाएगा, सो ऑन। तो ये आपके पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है जिसका डोमेन आपके पास क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन जो आपके पास रेंज है वो हर केस में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ही मिले, तो चाहे ऐसा लिखो। ठीक है, हाँ ऐसे ही लिखना होगा आपको, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम होता है ना इंटरवल वाला, ये सिर्फ रियल नंबर के लिए होता है, और आपके पास जो कोडोमेन होगा वो भी आपके पास रियल नंबर होगा। ठीक है, अब 6th नंबर का जो आपके पास फंक्शन आता है उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो इक्वेशन है वो बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, अगर मैं एक्स की वैल्यू बराबर 1 रखता हूँ तो 1 - 1 गिव्स मी 0। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू मैं 1.5 रखता हूँ, ठीक, सो 1.5 minus 1.5 which gives me a 1.5 is equals to the subtract only 1, क्योंकि इसको 1 कर दिया जाएगा और आखिर में 0.5 आ जाएगा। ऐसे ही 1, अगर मैं x की वैल्यू 1.9 रखता हूँ तो 1.9 minus 1.9 gives 1.9 minus 1 which is 0.9। ठीक है, सो आपको एक चीज़ तो समझ में आई कि वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकती है, लेकिन कभी 1 के बराबर नहीं जा सकती, कभी 1 के बराबर नहीं जा सकती। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे दूसरा रख लूँ, जैसे कि नेगेटिव में रखते हैं, अगर मैं x बराबर रखता हूँ -1.9, तो -1 रखने के लिए मेरे को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे -1.9 माइनस -1.9, -1.9 माइनस -1.9 आपको -2 देगा, तो गिव्स आपको क्या मिलेगा आंसर में, विच इज -1.9 एंड प्लस का 2 विच इज 0.1। ठीक है, सो ऐसी करके आपके और वैल्यूज, तो हर बार आपको जो वैल्यूज मिलेगी पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इसका जो ग्राफ होता है उसको देख लो, तो जो इसका ग्राफ होता है वो कहता है 1 2 3
0, -1, -2 एंड -3, और यहाँ पे 1 देते, यहाँ पे -1 देते। इसका ग्राफ हमेशा ऐसा होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे जाके ओपन ब्रैकेट रहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू देगा, लेकिन एग्जैक्ट इस बीच में तो 1 नहीं हो सकता। 1 पे जाते ही वो 0 हो जाएगा और वापस वैसी वैल्यू देगा। तो लाइक दिस ग्राफ होगा, और यहाँ पे भी ग्राफ ऐसे ही चलता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसका डोमेन और रेंज जानना। ठीक है, तो आपके पास जो डोमेन हो जाएगा वो आपके पास पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन जो आपके पास रेंज है वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर है लेकिन सिर्फ 0 से लेके 1 तक है। कहाँ तक है, 0 से लेके सिर्फ 1 तक है, और 0 भी आ रहा है और 1 भी मेरे को वैल्यू मिल रही है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि 1 मिल ही नहीं रही है कभी भी केस में, तो 1 पे क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट हो गया। कोडोमेन मेरे पास क्या हो गया, कोडोमेन मेरे पास रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब आपके काम के फंक्शंस आते हैं, फंक्शन नंबर 7 और फंक्शन नंबर 8, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। 1 1 का नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम सरजेक्टिव। ठीक है, सो अब आपके पास नंबर जो 7 है वो बेसिकली 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और याद रखना जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा, यानी 1 1 जहाँ पे कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है वो वहाँ पे मैनी 1 फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, अब 1 1 और मैनी 1 और ऑन टू, अब 1 1 और ऑन टू में आप डील मत करना कि आप दोनों को एक जैसा मत समझना। कुछ लोगों को लगता है कि कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो मे बी वो मैनी 1 हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। ऑन टू इन टू अलग चीज़ हो गई, 1 1 मैनी 1 अलग चीज़ हो गया। ठीक है, कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, मैनी 1 नहीं है तो 1 1 होगा। कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो 1 इंटू होगा, इंटू नहीं है तो ऑन टू होगा। इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। कोई भी फंक्शन हो सकता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू भी हो सकता है, मैनी 1 नहीं है, ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, सो उसमें कन्फ्यूज मत होना। तो 1 1 फंक्शन की एक कंडीशन आप समझो, जैसे आपको उसका नाम सुन के लग रहा है 1 1 1 1। अब वापस मैं उस केस पे आता हूँ, फंक्शन का डोमेन क्या था, every element of set A is have have to make the image in set B। set B में उसको इमेज बनाना है, हर एक एलिमेंट को इमेज बनाना है। ठीक है, तो आपके पास बेसिकली जैसे कि A, यहाँ पे A B C, और इसने 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, दिस इज कॉल्ड फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट ने इसके साथ इमेज बनाई है। अगर मैं एक भी मिटा देता तो फंक्शन ही नहीं होता। तो 1 1 फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन, इसलिए फंक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मैं इसी में ऐसा दे दूँ A B C 1 2 3, अभी भी ये फंक्शन ही है, क्योंकि कंडीशन क्या है, हर एक एलिमेंट को तीर चलाना है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट एक साथ दो तीर नहीं चला सकता। देखो कोई भी एलिमेंट दो तीर नहीं चला रहा, सब एक ही तीर चला रहे। दूसरा, किसी एक एलिमेंट को दो तीर लग जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी फंक्शन है। अब ध्यान से समझो, यहीं पे फर्क है। 1 1 का नाम क्या है, एक एलिमेंट अगर तीर चला रहा है तो वो एक ही को जाके लगेगी। ठीक है, एक एलिमेंट एक ही को तीर मार सकता है, मतलब लगने वाला भी एक ही बंदा है। ठीक है, यानी एक तीर खा के ही वो मर जाता है, उसके बाद दूसरा कोई आदमी नहीं मार, इसलिए बोला गया 1 1, एक का एक के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि खूब सारे लोग मिलके एक ही आदमी को मार रहे हैं। तो अगर खूब सारे लोग एक ही आदमी को मार रहे हैं तो इसको बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन की लड़ाई हो रही है। ठीक है, मैनी वन की लड़ाई हो रही है। समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस। तो 1 1 क्या है, एक एलिमेंट खुद के साथ इमेज, मतलब एक एलिमेंट, डोमेन का हर एक एलिमेंट, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट को ही तीर मारेगा, एक एलिमेंट को सब तीर नहीं मारेंगे। ठीक है, तो 1 1 का बेसिक समझ में आ गया। अब यहाँ से फर्क क्या समझ में आ गया, यहाँ से ये समझ में आया कि मान के चलते हैं कि मेरे पास दो x1 है, मैंने लेट करा कि एक x1 इस डोमेन का है एंड एक x2 इसी डोमेन का, बोथ आर बिलोंग्स टू द सेट नंबर ए। ठीक है, और ये दो अलग अलग नंबर है, ये दो अलग अलग नंबर है। ठीक है, अब इन दो, इसने एक तीर चलाया और वो तीर किसी एफ ऑफ x1 को जाके लगा जो कि एक y है। इसने तीर चलाया जो कि किसी एफ ऑफ x2 को जाके लगा। ठीक है, जो कि y नंबर 2 है। इसको मैं y1 कह दूँ, इसको मैं y2 कह दूँ।
अब अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है, या कि और या फिर वाई वन बराबर वाई टू है, ये कह के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वन वन अगर कोई फंक्शन है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर दो वाई दो अलग अलग वाई एक ही हो जाते हैं तो उन दोनों के लिए जो एक्स होगा वो भी एक ही था, वो भी क्या था, एक ही था। आ रहा है बात समझ में? ऐसा ना हो कि एफ ऑफ ए ने तीर चलाया, ठीक है, तो भी दो मिला, एफ ऑफ बी ने तीर चलाया तो भी दो मिला, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो गया, क्योंकि दोनों के बराबर इक्वेशन मैंने रख दिया। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है क्या ए बी के बराबर है, नहीं, तो ए बी के बराबर नहीं, इसलिए वो एक्चुअल में आपका ऑन टू मैनी वन फंक्शन हो जाता है। कौन सा फंक्शन हो जाता है? मैनी वन फंक्शन होता है। तो ये आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन से किसी भी फंक्शन को वन वन चेक करने की, आज तक ये चेक करके आए हो कि आपके पास कोई भी फंक्शन दी गई है, कोई भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, हम कोई भी दो वैल्यू पिक करते हैं और वो दो वैल्यू एग्जैक्ट क्वेश्चन में दी ही जाती है कि एक्स वन बराबर है, उन दोनों वैल्यू पे चेक करते हैं फंक्शन वन वन है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल में आपके पास एक फंक्शन है विच इज़ मॉडुलस ऑफ एक्स, और आपको पता है मॉडुलस ऑफ एक्स एक अपने आप में एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्स वन एक लिया विच इज़ रियल नंबर जो कि वन हो गया, और एक्स टू मैंने एक लिया विच इज़ रियल नंबर माइनस वन हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वन मेरे को क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ प्लस वन विच गिव्स वन। एफ ऑफ एक्स टू मेरे को क्या मिलेगा? विच इज़ नेगेटिव ऑफ एक्स वन विच इज़ नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑफ वन मिलेगा। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से ये कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है, तो अब ध्यान से चेक करो, क्या एक्स वन बराबर एक्स टू है? मतलब माइनस प्लस वन बराबर में माइनस वन है? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये नहीं है, इसलिए ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन तो है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास क्या है, वन वन फंक्शन नहीं है। तो वन वन नहीं है तो मैनी वन फंक्शन नहीं, ठीक है। ये मैथमेटिकल करने का तरीका होता है हर बार, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर में टाइम ही कितना मिल रहा है कि आप मैथमेटिकल 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको, मतलब 50 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं, टाइम ही कहाँ है कि आप ऐसे चेक चेक करो। तो इसके लिए मैं आपको सिखाता हूँ ग्राफिकल मेथड। क्या सिखाता हूँ? ग्राफिकल मेथड। तो ये आपके पास एनालिटिकल मेथड है, इस मेथड का नाम रखा जाता है एनालिटिकल मेथड, ठीक है। सो मैं इधर मिटाता हूँ और अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखाता हूँ। देखो, और एनालिटिकल मेथड को भी मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड को मैं सही से लिख देता हूँ। फॉर एनी x1 and x2 belongs to the set number A, if f of x1 बराबर f of x2 है, देन दिस इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वन वन फंक्शन हो जाएगा, ये कंडीशन नहीं है तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड क्या है जो कि आपको पेपर में इस्तेमाल करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा मेथड है? ग्राफिकल मेथड। और एक बार आप ग्राफिकल मेथड समझ लो, आपका काम हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आप एक बार समझ लो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल मेथड कहने का मतलब क्या है? देखो, इसको देख के एक चीज़ तो समझ में आ गई, इसको देख के एक चीज़ तो समझ में आ गई कि डोमेन में अगर डोमेन में यानी एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, जितने भी नंबर है इनमें कोई भी ग्राफ को दो बार नहीं कट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ एक्स का ही ग्राफ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? मॉडुलस ऑफ एक्स का ही एक मैंने क्या करा, ग्राफ बना दी। और वन पे मेरे को वन वैल्यू मिली, -1 पे मेरे को -1 वैल्यू मिली। ध्यान से चेक करो, इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1, और इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेट क्या है? -1,1। ये x है, ये y है,
ये x है, ये y है। अब चेक कर, दोनों y आपस में बराबर है, लेकिन दोनों आपस में x आपस में बराबर नहीं है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। सो ग्राफिकल मेथड कैसे पता करा जाए कि बेसिकली कोई भी फंक्शन हम देख के कैसे बता दें कि वो फंक्शन वन वन नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि आप उसका ग्राफ बना लो, कैसे भी ग्राफ बना लो। एक ग्राफ मैंने आपको ऐसा बना के दिखाया, ये भी ग्राफ होता है, ठीक है, ये भी ग्राफ होता है, ठीक है, ये भी ग्राफ होता है, और भी बहुत तरीके तरीके ग्राफ होते हैं, ठीक है। इन सब की अगर इक्वेशन लिखो तो दिस इज वाई बराबर एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई बराबर एक्स, दिस इज वाई बराबर में एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। सो कैसे पता करा जाए कि कोई भी फंक्शन आपका वन वन है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड? तो मुझे क्या करना है, मुझे मार्कर लेना है, ठीक है, या आपको पेन लेना है और आपको कोई भी ग्राफ बनाना है। और अगर डोमेन बोला गया है कि डोमेन पूरा रियल नंबर है या कोई नंबर फिक्स है इतने से लेके इतने के बीच में, तो मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करनी है? एक लाइन, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। इसने ग्राफ को कितनी जगह काटा? सिर्फ एक जगह काटा। इसने ग्राफ को कितनी जगह काटा? एक जगह काटा। इधर लाइन ड्रॉ करी, इसने ग्राफ को कितनी जगह काटा? एक इधर जगह, एक इधर जगह। इसने इसमें ड्रॉ करो, इसने ग्राफ को कितनी जगह काटा? एक इधर काटा, एक इधर काटा। इसने ग्राफ को कितनी जगह काटा? चाहे ऊपर ड्रॉ करो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देता है, वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। ट्रिक यही है, अगर मैंने एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और उसने ग्राफ को एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर काट दिया, तो वो फंक्शन वन वन नहीं है, वो मैनी वन फंक्शन है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट के लिए वाई तो सेम है, इन दोनों पॉइंट के लिए वाई तो सेम है, लेकिन एक्स अलग है। इधर एक्स वन है तो इधर एक्स टू है। और जब दोनों का वाई सेम है तो दोनों का एक्स भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पता चला है कि इधर एक्स अलग होगा, नेगेटिव होगा, इधर एक्स पॉजिटिव होगा, तो सेम नहीं हो सकता। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको वन वन फंक्शन पहचानना है ग्राफिकल मेथड, सबसे बढ़िया आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए। तुरंत देखो कौन सी इक्वेशन से किस तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है, उसका तुरंत ग्राफ बनाओ और एक्स एक्सिस के पैरेलल रैंडम एक लाइन खींचो, ठीक है। अगर उस लाइन ने ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर दिया, वो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा अब कभी कभार ये भी ध्यान रखना होता है कि डोमेन मेरा क्या है। कभी कभार मेरे को ये भी ध्यान में रखना होता है कि मेरा रेंज कैसा है। कोडोमेन समझ रहे हो? कोडोमेन जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को बोला गया कि अभी भी यही इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर की, लाइक दिस, और तो इसका ग्राफ कैसा बन गया? y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। लेकिन इसमें मेरे को ये बोल दिया गया कि आप जो डोमेन है वो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। जब पॉजिटिव रियल नंबर है तो मेरे का इधर का ग्राफ तो रहेगा ही नहीं। तो उस केस में अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, कितनी भी ड्रॉ कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी। तो डोमेन का बहुत मतलब डोमेन के बारे में भी पता होना ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ तक मेरे को एक लाइन खींचनी है, ठीक है। उस डोमेन के बीच में अगर मैं लाइन खींचता हूँ, अगर उस डोमेन के बीच में उस लाइन ने ग्राफ को दो जगह कट कर दिए, वो फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर उसने क्या नाम है एक ही लाइन को कट करा, तो वो आपका फंक्शन वन वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। अरे बस समझ रहे? चल, और अगर फंक्शन वन वन नहीं है तो बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब जो आठवां आपके पास जो फंक्शन होगा वो आखिरी फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो इन टू फंक्शन होगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो वो इन टू होगा। ये भी बात अपने दिमाग में रखो, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है और इसको कैसे चेक करा जाए, ठीक। सो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ याद करना है, दैट रेंज इज इक्वल्स टू द कोडोमेन। अगर मैं इस चीज़ को फाइंड कर सकता हूँ कि जो मैं रेंज निकाल रहा हूँ वो एक्चुअल में कोडोमेन के बराबर हो गई है,
तो मैं उसको उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कह सकता हूँ। तो डायरेक्ट मेरे को दिमाग में एक चीज़ रखना है कि जब भी मैं रेंज निकालूँ मेरे को चेक करना है कि रेंज कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई तो उस फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन आराम से कह सकता हूँ। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में स्टेटमेंट में बहुत लोग लिखते हैं कि आपके पास सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या एग्जिस्ट करनी चाहिए? प्री इमेज। बट एवरी एलिमेंट ऑफ set B has their pre-image on set A। सेट ए के अंदर प्री इमेज होना चाहिए। अब इस बात को आप दिमाग में रख लो कि यहाँ पे बोला गया है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, यानी ए ने बी में एक इमेज बनाई। अब इसी चीज़ को अगर उल्टा तीर देखा जाए कि बी को किसने तीर मारा है, तो ए ने मारा है, किसने मारा, उसको प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, सो सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। यानी इतना तो समझ में आ गया कि भैया सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन्होंने सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबको तीर मारा। अब एक तीर मारा है, दो तीर मारा है, 10 तीर मारा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन सबको तीर लगा है, ऐसा नहीं है कि कोई खाली बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप ये देखो कि मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है, पी क्यू आर लाइक दिस। इसने पी को मारा, इसने बी को मारा, दूसरा इसको देखो। ठीक है, अब इसको देखो। फंक्शन के लिए आपको इतना तो पता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट तीर चलाना चाहिए। इसलिए कभी मैं सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ता। ठीक है, तो अब तीर किसको लग रहा है इसको देखो। इसमें इसमें जाके सब एलिमेंट को तीर लगा, इसमें जाके सब एलिमेंट को तीर लगा। ठीक है, इसको फंक्शन को आप ध्यान से देखो, और सब ने एक आदमी ने एक ही आदमी को तीर मारा, तो इसको मैं वन वन फंक्शन कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? भैया आराम से कह सकते हो। ठीक है, सबको जाके तीर लग गया, यानी रेंज जो मेरा है पी क्यू आर वो एक्चुअल में कोडोमेन के बराबर हो गया पी क्यू आर। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ पी की प्री इमेज है, क्यू की इमेज प्री इमेज है, आर की प्री इमेज है, यानी सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ कि रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरे पास कैसा हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक कर लो, ये फंक्शन वन वन तो नहीं है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट ने एक ही इमेज को तीर मारा, तो ये मैनी वन का केस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि रेंज इज इक्वल टू दी कोडोमेन हो गया, क्योंकि पी क्यू ही इसके अंदर एलिमेंट है, आर तो है ही नहीं, तो रेंज बराबर कोडोमेन हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब इसको चेक करो, इसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, ये एक मैनी वन फंक्शन है, लेकिन रेंज डज नॉट इक्वल टू द कोडोमेन है, क्योंकि एक एलिमेंट तो बच गया विच इज आर। ठीक है, आर को तीर नहीं लगा, तो रेंज में सिर्फ पी और क्यू है, लेकिन कोडोमेन में तो पी क्यू आर है। सो ये मेरे पास एक इनटू फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। बेसिक समझ में आएगा डिफरेंस। ठीक है, सो ये आपको मतलब मेन चीज़ पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको इक्वेशंस तरीके से सिखाऊं जो आपने आज तक सीखी है, कि बेसिकली अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स बराबर में कोई एक इक्वेशन है, या एफ ऑफ एक्स बराबर में मेरे पास एक्स स्क्वायर है, इसको मैं वाई बराबर में एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, और एक्चुअल में एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ और इसको इक्वेशन वन मानता हूँ, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ एक्स की जगह पे। सो वाई इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वाई का स्क्वायर, वाई और रूट कट जाएगा और वाई की वैल्यू वाई के बराबर है। अगर ये केस आ गया
तो ये मेरे पास क्या हो जाता था, ऑन टू फंक्शन हो जाता था, और आप बिना समझे सोचे ये कर दिया, इतना करने के बाद लिख देते थे कि ये ऑन टू फंक्शन हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब इसको समझो, ये ऑन टू फंक्शन हुआ कैसे, ऑन टू फंक्शन हुआ कैसे, मैं अभी आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन थी, क्या थी, ये बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन थी। ठीक, अब इसको ध्यान से चेक करो, y मेरे पास क्या है और x मेरे पास क्या है। y मेरे पास एक्चुअल में फंक्शन है, ठीक है, y मेरे पास क्या है, एक्चुअल में फंक्शन है, और फंक्शन एक्चुअल में क्या है, ये मेरे पास सेट नंबर b है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, सेट नंबर b है। x बराबर अंडर रूट ऑफ वाई निकालने का क्या फ़ायदा हुआ मेरे को, x बराबर अंडर रूट ऑफ वाई निकालने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, सो x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वाई ये आई, इसका मतलब ये समझ आ गया, वो x मतलब x जो भी होगा इतने लोगों को तीर लगाए, इतने लोगों को तीर लगाए, यानी अंडर रूट ऑफ वाई तीर लगा, x की वैल्यू। अच्छा, x क्या है मेरे को ये समझा, x वो है जिन्होंने तीर मारा, तो x के बराबर जो भी है, x के बराबर जो भी है, यानी इन लोगों को जाके तीर लग चुका है। ठीक है, अब इन जाके तीर लग चुका है, तो ये मेरे पास एक्चुअल में क्या है, रेंज है। इसको मैं रेंज नहीं कहूँगा, बेसिकली मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, रेंज है। अब ये वाला y और ये वाले y, x की वैल्यू जब मैं यहाँ रखता हूँ, इसके अंदर मैंने रख दिया, तो मैंने ये देखा कि मेरा कोडोमेन और मेरा रेंज आपस में बराबर आ गया, कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर आ गया। देखो, ये y अलग है, ये y अलग है, दोनों y को अलग अलग ट्रीट करो। ठीक है, ये वाला y सेट b का एलिमेंट है। ठीक है, ये वाला जो y है वो जितने लोग को तीर लगा है वो रेंज हो गया। ठीक, अब अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो गया या रेंज बराबर कोडोमेन हो गया, तो इस फंक्शन को मैं बेसिकली क्या कह सकता हूँ, आपका ऑन टू फंक्शन कह सकता हूँ, और आज तक आप यही करते आए हैं। लेकिन क्या ये करने का मौका, ये लेंदी होता है, क्या ये करने का मौका आपको एमसीक्यू के पेपर में दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, एनालिटिकल मेथड यही है, आप देख लो, आपके पास एफ ऑफ एक्स बराबर कोई इक्वेशन होगा, उसमें आप y बराबर उसको y में कन्वर्ट करके इक्वेशन बनाओगे, x की वैल्यू निकालो, उसी x की वैल्यू को वापस उस इक्वेशन में रखोगे, एंड अगर y बराबर y आ गया तो उस फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन कह दोगे। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफिकल मेथड सिखाता हूँ कि ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करते हैं। देखो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना आप। सो सबसे बढ़िया मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो कि आपको याद भी रखना है। ग्राफिकल मेथड में वही, आप किसी ना किसी का तो ग्राफ बनाओगे, जैसे कि y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ। ठीक है, इतने ग्राफ काफ़ी, इतने ग्राफ काफ़ी। अब ध्यान से देखो, वहाँ पे मैंने क्या करा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा था, कितनी भी ड्रॉ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक भी लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे काटती है, तो वो फंक्शन ऑन वन वन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर मैं y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे, y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे, x एक्सिस नहीं, अच्छा y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि y एक्सिस के हर एक पॉइंट पे, सिर्फ एक नहीं, हर एक पॉइंट पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ, कोई लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ऊपर हो चाहे नीचे। हाँ, हालांकि अगर मेरे को ये बोल दिया गया कि मेरा कोडोमेन सिर्फ 0 से ऊपर है, तो बात ही अलग हो जाती है। ठीक है, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, कितनी भी करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूँ और उसने उस लाइन, जितनी भी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, चाहे इनफाइनाइट ही लाइन क्यों ना ड्रॉ करो, अगर वो इनफाइनाइट की सारी लाइन ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे भी काटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम एक पॉइंट पे वो कट कर रही है, तो वो फंक्शन आपका बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और कहने का यही मतलब है कि अगर y पे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, y के 5 पॉइंट पे, 5 पे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या -5 पे ड्रॉ कर रहा हूँ और उस पर ग्राफ कट जा रहा है, इसका मतलब
उस पर्टिकुलर y के लिए उस पर्टिकुलर y के लिए उस पर्टिकुलर y के लिए एक एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर y के लिए एक एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो y पे तो ग्राफ कटा लेकिन x एक्सिस पे तो कटा ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे उस y के लिए कोई x है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। सो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये आपका इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन हो गया, ये आपका इनटू फंक्शन हो गया, ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। सो ग्राफ आपको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ग्राफ बनाओ, तुरंत लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और आपको पता चल जाए कि वो फंक्शन बेसिकली ऑन टू है कि ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसी ग्राफ में, अगर इसी ग्राफ में मैं ये बोल दूँ कि सेट ए जो है वो रियल नंबर का है, लेकिन जो सेट बी है और वो रियल नंबर का है, और इक्वेशन कुछ ऐसी है कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और जो सेट बी है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। सो उस केस में भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन अब मेरे को नीचे लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरा डोमेन ही यहाँ, कोडोमेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसके हर एक पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, और मैंने देखा कि ग्राफ कम से कम एक पॉइंट पे तो कट कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पे, जितने भी कट करे उसको मैं क्या कह दूंगा, बेसिकली आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको फ़र्क उतना पता होना चाहिए। अब इसके अलावा आपको अगर कोई फंक्शन ऑन टू है, वन वन है, तो उसको बाइजेक्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइजेक्टिव। तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि आप ये बताओगे गिवन जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इक्वेशन मेथड से वन वन चेक करो, ऑन टू चेक करो, तुरंत उसका तुरंत ग्राफ बनाओ, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, अगर ग्राफ को उसने दो जगह काट दिया तो वन वन नहीं होगा, एक ही जगह काटा तो वन वन होगा। उसके अलावा हर एक वाई के लिए ऊपर नीचे देख लो, बस इतना देख लो कि हर एक वाई के लिए ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हर एक वाई के लिए ग्राफ नहीं मिला तो वो आपको ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बेसिक मैंने इससे पहले फंक्शन चलाए, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल फंक्शन, इनका बेसिकली काम ये है कि आपको इन फंक्शंस को देख के एग्जाम में ऐसा ना लगे कि कोई नया फंक्शन मैंने देखा है। ये देखे देखा होने चाहिए, इनके ग्राफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपको और भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन था वैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। इनके मैं फॉर्मूलेज लिखवा देता हूँ, और उसके बाद कुछ ऐसे बेसिक्स ग्राफ्स जो आपको पता होना चाहिए। इन सबको तुरंत देख के ग्राफ बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू पुट नहीं करना है, तुरंत देखना है, ग्राफ बनाना है, एंड फाइंड आउट द, अब जस्ट चेक इट आउट कि वो वन वन है कि ऑन टू होगा। अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस किस तरीके से निकाले जाते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस रखे हैं। एग्जामिनर इन चारों पे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के बनाता है। सबसे पहले अगर आपने कोई नॉर्मल फंक्शन दिया है, या मतलब सीधा बोला गया है, कोई भी फंक्शन दिया और पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, क्या पूछा गया? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछा गया, ठीक है। ये नहीं बोला गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव। सीधा बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो उसमें कंडीशंस कुछ भी नहीं होती है, याद रखना n की पावर m हो जाता है। n क्या है? ठीक है, m बिलोंग्स टू सेट नंबर a एंड n बिलोंग्स टू सेट नंबर b। कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a set a is known as the m total number of element, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज नोन एज n, ठीक है। उसको n की पावर m रख दो, आपका वन वन फंक्शन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं वन वन फंक्शन क्या होता है। सो वन वन फंक्शन के लिए m ग्रेटर देन m क्यों बोला गया है ये समझो। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि m ग्रेटर देन n हो जाए, तो उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? अब समझो, ये सेट नंबर ए है, ये सेट नंबर बी है, इसके अंदर m एलिमेंट है, इसके अंदर n एलिमेंट है। कंडीशन क्या है? वन वन, ठीक है। सब की एलिमेंट सब वन वन ही इमेज बना सकते हैं सेट। और ये भी याद रखना फंक्शन है तो सेट के हर एक एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट n में वन वन फंक्शन अगर बना रहे हैं तो हर एक एलिमेंट क्या होगा? अलग अलग इमेज बनाएगा। कोई भी दो या तीन एलिमेंट किसी सेम एलिमेंट के साथ इमेज नहीं बना सकते। इसका मतलब जितने m है उतने n तो होने ही चाहिए, तभी जाके इक्वल इक्वल इमेज होगी। अगर n ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर n कम हो जाएंगे, अगर n
कम हो जाएंगे, m ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सेट ए में 10 लोग हैं तीर मारने वाले और सेट बी में सिर्फ 9 लोग हैं तीर खाने वाले, तो कोई ना, और 10 के 10 तीर मार रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसे 2 सिपाही होंगे जिन्होंने किसी एक आदमी को 2 तीर मारा होगा। और यहाँ पे आप लोग ये केसेस मत लगाना कि तीर जाके लगे ही ना, ना इसकी बात नहीं है, तीर सबको जाके लग ही रहा है, ठीक है, तभी वो फंक्शन की कंडीशन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर m n से बड़ा हो जाता है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जीरो हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मैनी वन हो जाएगा तो वन वन फंक्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? एन पी एम, ठीक है। इसको परम्यूटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन बोलते हैं। इसको खोलने का तरीका याद रखना, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एम फैक्टोरियल, ठीक है। ये तरीका होता है खोलने के लिए। अगर m ग्रेटर देन n हो जाएगा तो विच इज जीरो हो जाएगा, और इस पे क्वेश्चन आता है, उस पे नहीं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, उस पे क्वेश्चन नहीं आता। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पे भी उतना क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। अब ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन में ये बोला गया कि m ग्रेटर देन n हो जाता है, और अगर n ग्रेटर देन m हो जाएगा तो उस केस में फंक्शन जीरो हो जाएगा। कैसे समझा? अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास सेट बी है। सेट ए के अंदर m एलिमेंट है, सेट बी के अंदर n एलिमेंट है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ऑन टू फंक्शन के लिए m एलिमेंट n से ज़्यादा या बराबर होने चाहिए। आपको ये पता है कि फंक्शंस में सेट ए के सारे एलिमेंट तीर चलाएंगे, कोई नहीं खाली रहना चाहिए, ठीक है, सब लोग तीर चला रहे हैं। अब यहाँ पे सबको तीर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए। अब सोचो, अगर इधर 10 लोग हैं तीर मारने वाले, और हर एक आदमी सिर्फ एक ही तीर मार सकता है, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है, ठीक है। एक ही तीर मारेगा, वो एक तीर एक सिंगल पर्सन को मारे, ठीक है, या 10 लोग मिलके एक तीर एक ही पर्सन को मारेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही मारे। अगर यहाँ पे 10 लोग से ज़्यादा हुए तो, ठीक है, यानी n अगर ग्रेटर देन हुआ m, तो आपको 10 लोगों को तीर तो लगेगा, लेकिन जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई खाली रह जाएगा। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि अगर n m से बड़ा हो गया तो उस केस में ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो जीरो हो जाए, ठीक है। अब अगर m n से बड़ा है तो उसका फॉर्मूला है n समीशन r इज इक्वल टू दिस जीरो माइनस वन की पावर r n अपॉन में r n माइनस r की पावर m, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपका कुछ होगा नहीं, बेसिकली इस फॉर्मूले से आपका कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लो कि अगर आपको n बराबर टू का केस दिया जाता है, n बराबर टू का केस दिया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेट ए में 10 एलिमेंट है, एक है, दो है, 10 है, 100 है, 50 है, कोई फर्क नहीं। लेकिन सेट बी में अगर दो ही लोग हैं तीर खाने वाले, दो ही लोग हैं तीर खाने वाले, तो उस केस में फॉर्मूला बिकम टू की पावर m माइनस टू। और इस पे कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ज़्यादा आएगा, इस पे ज़्यादा आएगा, जीरो जीरो वाले पे, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, इन पे कम बनता है, इस पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू टू के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लो डायरेक्ट। उसके बाद आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस m बराबर n होना चाहिए, ठीक है। कि फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, मैनी वन भी होना चाहिए, इसलिए कभी भी m n से छोटा नहीं हो सकता, ना ही m n से बड़ा हो सकता है, दोनों केस में, ठीक है। अगर m n से बड़ा हो जाए, ठीक है, m अगर n से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, तो वो वन वन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 11 लोग 10 को तीर मारेंगे तो वन वन नहीं हो सकता। अगर उसी केस में अगर n m से बड़ा हो जाए तो ऑन टू कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 10 लोग 11 को तो तीर मार नहीं सकते, एक ना एक रह जाएगा। सो इसमें m बराबर n होता है, और उस केस में n फैक्टोरियल आपका क्या होता है? आंसर होता है। तो ये है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, इस पे मिल जाएंगे आपको, इस पे भी मिल जाते हैं आपको, इन पे, इन पे, इन पे बहुत ही कम आपको क्या नाम है आंसर्स आपको, मतलब एमसीक्यूज के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चंस पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, एक दो सालों में, ठीक है, 2023-24 के करीब करीब। इनको आप याद कर लो, टेबल के फॉर्मेट में ही याद करो, इसलिए मैंने आपको टेबल के फॉर्मेट में बना के दिखाया है, ठीक है। आप इसको टेबल के फॉर्मेट में ही याद कर लो। अरे भाई समझ में? चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाता हूँ कि कितने अलग अलग तरीके के इक्वेशंस हो सकती है,
उन सब के ग्राफ आपको बस प्लॉट करने आने चाहिए, ताकि ग्राफ की मदद से आप वन वन और क्या नाम है आप ऑन टू फंक्शन डायरेक्टली निकाल सके। अगर ग्राफ बनाने आएंगे तो आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, ग्राफ ही नहीं बनाने आएगा तो आधा टाइम है तो ग्राफ में निकल जाएगा या आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, क्योंकि ग्राफ बनाने नहीं आता। कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट और, ठीक है, उसके बाद मैं आपको डोमेन रेंज का एक बहुत बड़ा सा टेबल समझा दूंगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये तीन अलग अलग तरीके के फंक्शन है। वन अपन में जी ऑफ एक्स, अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स, लॉग, और लॉग के अंदर एक्स का एक फंक्शन। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इनका डोमेन डिसाइड करने में, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डोमेन से रिलेटेड होते हैं, ना कि रेंज के रिलेटेड इन जैसे क्वेश्चंस में। याद कर लो, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर वन बाई जी ऑफ एक्स है, ठीक है, या जी ऑफ एक्स की जगह पे मैं वन बाई एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा डोमेन होगा, ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ एक्स भी बोलूँ तो जो मेरा डोमेन होगा, ठीक है, विच डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो मेरा डोमेन होगा वो कुछ भी हो सकता है, उसमें से मेरे को जीरो माइनस करना पड़ेगा, उसमें से मेरे को जीरो माइनस करना पड़ेगा। अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर माइनस जीरो, ठीक है, होल नंबर है होल नंबर माइनस जीरो, रियल नंबर है तो रियल नंबर माइनस जीरो। आ रहा है बस समझे। इसको देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स है, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, तो एक और बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर रूट के अंदर मेरे को एक्स दिखता है, अब एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एवरीथिंग एनीथिंग हो सकता है। ठीक है, उस केस में अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, कभी भी, सॉरी इसको जी ऑफ एक्स ही रहने देते, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये जो अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे एक्स हो, एक्स प्लस वन हो, एक्स माइनस वन हो, मॉडुलस ऑफ एक्स हो, कुछ भी हो, वो वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि रूट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है नेगेटिव नंबर, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो जो इसका डोमेन होता है वो बेसिकली जीरो से इनफाइनाइट होता है पॉजिटिव का। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स लॉग एक्स, लॉग के अंदर कुछ भी हो, अब लॉग के अंदर एक्स हो, मॉडुलस ऑफ एक्स हो, एक्स माइनस वन हो, एक्स प्लस टू हो, एक्स डिवाइडेड बाई टू हो, कुछ भी हो, हर केस में लॉग के अंदर एक और बात याद कर लेना कि लॉग टेन की वैल्यू वन होती है। ठीक है, लॉग की कुछ चीज़ें याद रखो, लॉग भी आपसे काम आते हैं कि लॉग बेस ई और इसको टेन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वन, आप सिर्फ लॉग टेन लिखते हो कोई बात नहीं, लॉग इसको कहते हैं। उसके बाद लॉग में अगर फॉर्मूलेज होते हैं जैसे ए बाई बी, तो इसको चेंज करा जाता है, लॉग बी अपॉन में लॉग ए, ऐसे करके इसको लिखा जाता है। ठीक है, और ये लिखते समय हम इसको नीचे भी ये डाल देते हैं। ठीक है, कभी मैं लॉग आप बस इतना समझो कि लॉग टेन की वैल्यू वन होती है, और लॉग के अंदर कभी जीरो होता ही नहीं है। अंडर रूट में जीरो तो चलेगा, ठीक है, और पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन लॉग में तो जीरो भी नहीं चलेगा। तो लॉग के अंदर जीरो नहीं हो सकता, तो जी ऑफ एक्स कुछ भी हो जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो मेरा क्या होगा, जीरो से जीरो पे ओपन ब्रैकेट और इनफाइनाइट तक जा रहा होगा। अरे बस समझ में। अब जो अगला क्वेश्चन आता है, इवन और ऑड फंक्शंस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ही आ जाते हैं। सो इवन और ऑड फंक्शंस कौन कौन से बने, मान लीजिए मेरे पास इवन फंक्शन से ही समझाता हूँ, एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर है। तो इवन फंक्शन ये कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स आपस में बराबर हो गए, सॉरी, अगर एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स यानी उसके अंदर डोमेन को अगर मैं चेंज कर दूँ, एक्स की जगह माइनस ऑफ एफ और ये वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन होता है। अब चेक करके देख लो, कोई भी वैल्यू रखो, माइनस वन रखो वन मिलेगा, माइनस वन रखो वन मिलेगा, दोनों के इसमें बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसको इवन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर में आप एक्स क्यूब ले लो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स रखने पे आपको नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाए। ठीक है, आप रख के देख लो, मैं आपको यहाँ रख के दिखाता हूँ। देखो आपने, मैंने क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स इसमें रखते हैं, तो नेगेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर विच इज़ बेसिकली एक्स स्क्वायर विच इज़ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इससे रख के देखते हैं, एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स विच इज़ एक्स क्यूब विच इज़ नेगेटिव ऑफ एक्स का क्यूब विच इज़ नेगेटिव ऑफ एक्स का क्यूब विच इज़ नेगेटिव ऑफ एफ। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इससे भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो आप याद रखो, ऐसे फंक्शन जिसमें नेगेटिव रखते ही पॉजिटिव कर दे वो, ठीक है, या इन वैसे ही आ जाए जैसा क्या नाम है आपका आना चाहिए था, मतलब
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू के लिए फंक्शन सेम ही हो, उस केस में वो इवन फंक्शन हो जाता है। नेगेटिव रखते एक अलग से नेगेटिव मेरे को मिल जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। तो एक्स हो गया, ठीक है, एक्स इज ऑड फंक्शन, एक्स क्यूब इज ऑड फंक्शन, क्यूब की पावर कुछ भी हो वो ऑड फंक्शन आता है। इधर एक्स स्क्वायर हो जाए, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाए, दिस ऑल आर द क्या नाम है आपके पास इवन फंक्शन हो जाए। अब यहाँ से कुछ और समझ लो, ठीक, कि एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स की पावर 4 हो जाए, मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाए, ठीक है, साइन एक्स हो जाए, साइन के बाद सॉरी साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाए, उसके अलावा कॉस एक्स हो जाए, ठीक है, कॉस एक्स हो जाए, कॉस का उल्टा सेक एक्स हो जाए, दीज ऑल आर द इवन फंक्शन। रख के देख लो, कॉस अपना नेगेटिव साइन खा जाता है, आपको पता है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द कॉस एक्स एंड एफ ऑफ नेगेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू द कॉस नेगेटिव ऑफ एक्स विच इज रिटर्न एज द कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस और सेक की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉस अपना नेगेटिव साइन खा जाता है, इसलिए कॉस का सेक 1/cos होता है, इसलिए वो भी अपना नेगेटिव साइन खा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ठीक है, टेन एक्स हो गया, उसके बाद आपका कॉसेक एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, ठीक है, एंड साइन इनवर्स एक्स हो गया, दीज आर, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, दिस ऑल आर द ऑड फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। तो यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अपने नोट्स में ऐड रखो, अपने दिमाग में ऐड रखो। मैं सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। अब रेंज और मतलब आपको सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन सबके कराऊंगा, क्योंकि 2 क्लास हुई नहीं है लाइव वाली, ठीक है। अब आखिरी में आपको सेट ऑफ डोमेन रेंज दे देता हूँ, उसको लिख लो, उसको याद रखो, ठीक है, अपने दिमाग में सब रहना चाहिए आपके पास। अब फाइनली ये वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है आपके एग्ज़ाम को फोकस करते हुए, जो आपको जिनका डोमेन और रेंज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको और तरीके भी बताऊंगा ये कैसे मैं निकाल रहा हूँ, और इनके एक ग्राफ भी आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर का ग्राफ तो तुमको मालूम ही है कि लाइक दिस ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज मेरे पास क्या हो जाएगी, रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको देखो, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन रेंज कोई सी नंबर ही मिलता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका डोमेन मेरे पास रियल नंबर होता है, जो लेकिन रेंज होती है या आर पॉजिटिव होती है, या फिर इसको दूसरी भाषा में हम 0 से इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसमें कुछ प्लस करते हैं तो ऊपर भागते जाता है, ये याद रखना, ठीक है। माइनस करेंगे तो नीचे भागेगा, अंदर कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो अंदर प्लस करेंगे तो इधर, और अंदर माइनस करेंगे तो इस तरफ, ठीक है। एक्स क्यूब का ग्राफ लाइक दिस होता है, ऐसे करके ऐसे आता है, ठीक है, रियल नंबर होता है, और यहाँ पे भी आपको रियल नंबर रूट के अंदर याद रखिएगा, ठीक है, अंडर रूट के अंदर याद रखिएगा, रूट का ग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, क्या नहीं होती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही होगी। तो डोमेन मेरे कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से लेके पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट तक हो गया। अब 0 से लेके पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट तक हो गया और रूट लगा हुआ है, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। 0 रखने पे 0 हो सकता है, 2 रखने पे अंडर रूट 2 1 पॉइंट के समथिंग समथिंग हो सकता है। तो लगभग ये भी वैल्यू मेरे को कहाँ से कहाँ तक मिलती है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ही मिलती है। अगला आपके पास फंक्शन है वो है 1/x, ठीक है। सो 1/x में एक बात याद रखिए कि रियल नंबर -0 होगा, क्यों, क्योंकि 0 नहीं रख सकता मैं डिनोमिनेटर में, 0 रखूंगा नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा, जो कि वो फंक्शन का पार्ट ही नहीं होगा। तो डोमेन में मेरे को रियल नंबर -0 रखना पड़ेगा, ताकि हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट कर रही हो। इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका बनता है, और ध्यान से देखो, ऊपर भी वाई आ रहा है, नीचे भी वाई आ रहा है, तो रेंज अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें इकलौता 0, जस्ट 0 तक जाएगा। ये लाइन ना ऐसे जो जा रही है, ये जस्ट ऐसे करते हुए आ रही है, यानी कहीं ना कहीं जाके ये 0 को टच कर जाएगा और 0 के बराबर हो जाए, लेकिन एक्चुअल 0 नहीं होगा। तो हमने कहा कि रियल नंबर -0, रियल नंबर 0, उसके अलावा सब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। अब मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ आपको बताइए कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है।
सो ये रियल नंबर हो गया। रेंज आपके पास कैसे मिलते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर, आर पॉजिटिव के लो, या फिर आप इसको 0 टू इनफाइनाइट आप आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर रियल नंबर और वैल्यू कहती है हमेशा इंटीजर आती है आपको। ठीक है, इसको ध्यान से देखोगे आप, ये आपके पास क्या है, जरा मेरे को ये बताओ जरा सा। ठीक है, तो ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके का आपका बनता है। ठीक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का कुछ इस तरीके का। ठीक है, लाइक दिस। सो फ्रैक्शनल पार्ट में आप देखोगे कि पूरा का पूरा डोमेन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए रियल नंबर। लेकिन रेंज अगर देखी जाए तो 1 से ऊपर जा ही नहीं रही है, और वो भी पॉजिटिव में, वो भी पॉजिटिव में। लेकिन 0 से लेके इसके बीच में तो रियल नंबर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में 0 तक तो है, लेकिन 0 से 1 तक है, और इन दोनों के बीच में रियल नंबर है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में, लेकिन 1 वैल्यू नहीं होगा। ई टू द पावर एक्स, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर में रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? पूरा का पूरा मैं रियल नंबर रख सकता हूँ। और इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है, लाइक दिस। ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है। और यही चीज़ अगर इन्वर्स हो जाए, मान लो अगर ई इन्वर्स हो जाए, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता है। इतना आपका डिटेल में आएगा नहीं, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, ग्राफ आपके दिमाग में रहे चाहे ना रखो, बस इतना रखो कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। ठीक है, नेगेटिव होगी तो ये नीचे चले जाएगा, चले जाएगा तो 1 अपॉन में चले जाएगा। अब 1 अपॉन में कोई बड़ी पावर होगी तो यानी नेगेटिव में जितना बड़ा होगा वो 1 को डिवाइड करेगा, इसलिए 1 तक, 1 में 0 टच कर रही है इसलिए। और पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर की तरफ भाग रहा है, रियल नंबर है। और इसके अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर मिलता है। ठीक है, लॉग बेस ई एक्स, इसको लॉग बेस ई एक्स पढ़ लो या लॉग एक्स ही पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि बेस में आप गायब कर देते हैं। सो इसमें अगर हम बात करेंगे कि लॉग एक्स, तो लॉग एक्स में आपको पता है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 0 पे ओपन ब्रैकेट पॉजिटिव। ठीक है, इस केस में अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी ये रियल नंबर मिल सकती है। लॉग के अंदर वैल्यू जो होगी आप, वो आपको रियल नंबर मिल सकती है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रीज हैं जो कि आपको, जिनका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। ग्राफ पता होगा तो और बढ़िया, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ आगे तक जाता है। डोमेन मेरे पास क्या होता है? रियल नंबर होता है। रेंज मेरे पास -1 से 1 तक, क्योंकि मैं कभी 1 से और -1 से ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे तो गया ही नहीं। ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ भी लग सिमिलर होता है, बस यहाँ से शुरू होकर ऐसे जाता है। ठीक है, सो ये भी आपका पूरा का पूरा रियल नंबर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको ध्यान से देखो, इसको, ये मेरे पास, आपके पास क्या हो जाएगा? +1 से लेके -1 तक, तो +1 से लेके -1 तक इसका भी आंसर होता है। 10x की बात करेंगे। ठीक है, 10x का ग्राफ धीरे धीरे जगह छोटी पड़ जाएगी। सो 10x का ग्राफ क्या हो सकता है? 10x का ग्राफ क्या होता है? बेसिकली 10x इज इक्वल टू साइन एक्स अपन में कॉस एक्स। तो कॉस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। कॉस एक्स कब 0 होता है? कॉस एक्स π/2 पे 0 होता है, यानी हर π/2 पे कॉस एक्स 0 हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा वो बेसिकली रियल नंबर माइनस माइनस का 2n+1 π/2। ठीक है, ये याद कर लो, 2n+1 π/2, n 0 तो π/2, n 1 तो 3 π/2, π/2 3 π/2, 5 π/2 7 π/2। इस y एक्सिस पे cos 0 होता है। ठीक है, इसका जो आपका डोमेन मिलता है वो पूरा का पूरा रियल नंबर मिलता है। और इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं तो लाइक दिस, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही चलते जाता है। ठीक है, सो बहुत छोटा छोटा ग्राफ हो जाएगा। कॉर्टेक्स का ग्राफ यही होता है, बस फर्क कितना होता है वो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड है। तो अब कॉर्टेक्स में क्या होता है? रियल नंबर माइनस, क्योंकि नीचे साइन एक्स है, और साइन एक्स कहाँ पे 0 होता है? एन पाई पे, तो एन पाई पे वो 0 हो जाएगा। डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगा? रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेक एक्स की अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ठीक,
sec x की अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो जगह नहीं है थोड़ी बहुत, चलिए मैं यहाँ पे ग्राफ अलग से बनाता हूँ और फिर वो मिटा भी दिया करूँगा, ठीक है। सो आप उसको नोट कर लीजिए। sec x के ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो sec x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। sec x को लिखते समय 1 अपॉन आप cos लिखते हो, sec x को लिखते समय आप 1 अपॉन उसको cos लिखते हो। अब जस्ट सोचो, नीचे cos है तो cos कब जीरो होता है? cos जीरो होता है एन पाई पे, सॉरी क्या नाम, पाई बाई टू पे, और पाई बाई टू पे फिर वो वैल्यू नहीं देगा क्योंकि 1/0 वैल्यू नहीं देगा। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये ज़ीरो है, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज पाई, दिस इज नेगेटिव ऑफ पाई बाई टू एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ पाई, ठीक है। तो पाई बाई टू पे वैल्यू नहीं है, इसका मतलब, और यहाँ से वो वैल्यू देता है या इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। पाई पे तो वैल्यू होगी आगे, लाइक दिस, और पाई नेगेटिव ऑफ पाई, कुछ इस तरीके का उसका ग्राफ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसको, इस ग्राफ को देखो, हर एक वैल्यू पे वैल्यू आ रही है लेकिन पाई बाई टू पे वैल्यू नहीं आ रही। तो सेक इज इक्वल टू द रियल नंबर माइनस का 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस एन पाई। अब इसका ग्राफ देखो, इसको ध्यान से देखोगे आप तो ये -1 है और ये 1 है। 1 और -1 के बीच में पता नहीं ये हिस्सा खाली क्यों है। इसका मतलब उस हिस्से में वो वैल्यू नहीं दे रहा। अगर उस हिस्से में वैल्यू नहीं दे रहा तो आपका जो रेंज होगा, आपका जो रेंज होगा वो बेसिकली रियल नंबर -1 से 1 तक होगा, ठीक है। रियल नंबर -1 से 1 तक होगा। इसी को, इसका भी यही रियल नंबर -1 से 1 तक होगा, ठीक है। अब इसमें आप बेसिकली आप एक और चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसको ऐसे ना लिखते हुए ऐसे भी लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1, ठीक है, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। यही बात है, एक ही बात है कि रियल नंबर में से मैंने -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू को हटा दिया है, लेकिन -1 और 1 वाली वैल्यू को हटा नहीं रहा, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा, ठीक है। इसके ग्राफ में क्या फ़र्क हो जाएगा, बस ये यहाँ से हट के थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा और ये फिर अब ऐसे बनेगा, बस इतना। अब इसके लिए पाई बाई टू ये होगा और यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड होगा, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आप थोड़ा इसको नोट कर लो क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब आते हैं साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स और इसमें इतना फर्क क्यों है, रियल नंबर की क्यों बात है, ध्यान से देखो। ट्रिग्नोमेट्रीज में, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रीज में एक्स एक्सिस मेरा इनफाइनाइट तक है, ठीक है। वाई एक्सिस फिक्स है, ठीक है। वाई एक्सिस में हम वैल्यू लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। अब इसको ध्यान से देखो, डोमेन के लिए क्या किसी भी एक एक्स के लिए, किसी भी दो एक्स के लिए, ठीक है, सॉरी किसी भी एक एक्स के लिए ग्राफ दो जगह कट कर रहा है, नहीं कर रहा ना, एक ही जगह कट कर रहा है, इसलिए वो फंक्शन है। लेकिन इन्वर्स आते समय मेरे को फंक्शंस में लिमिट क्यों, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ग्राफ पलट जाता है। अब ये ग्राफ ऐसे ना बनते हुए ये ग्राफ अब ऐसे बनता है, और जब ऐसे बनता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही वैल्यू के लिए मेरे पास 2 3 4 पता नहीं कितनी जगह पे मेरे को वैल्यूज़ मिलेगी, कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 के लिए 1 भी है, 1 के लिए 2 भी है, 1 के लिए 3 भी है। तो इस केस में फंक्शन ही नहीं रहता, इसलिए मैं वहाँ पे एक, क्या नाम है, इनका इंटरवल डिसाइड करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप ये याद कर लो उसी तरीके से, ठीक है। सो साइन एक्स का सबसे पहले बात करते हैं। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो डोमेन क्या होता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है -1 से 1 तक, ठीक है। और जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 तक की होगी आपकी, ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स की, ठीक। सो जो आपका कॉस इनवर्स है वो भी आपका -1 से 1 तक होता है और 0 से लेके पाई पाई तक इसका वैल्यू होता है। अगर मैं ग्राफ आपको समझाना चाहूँ तो ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो कुछ इस तरीके का होता है। ये 1 है, ये -1 है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड π/2
दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू। तो नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू, ठीक है, ये +1 ये -1। सो साइन कब 1 होता है? साइन पाई बाय टू पे 1 होता है, साइन पाई बाय टू पे 1 होता है, और माइनस पाई बाय टू पे कितना होता है? नेगेटिव का 1 होता है, माइनस पाई बाय टू पे, ठीक। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का रहता है, लाइक दिस एंड सो ऑन। फिर ये ऐसे चलते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो मैं बस इसी बीच में कहता हूँ कि ये मेरे लिए एक फंक्शन की लिमिट डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? ये मेरे लिए एक फंक्शन के तरीका डिसाइड करेगा कि मैं यहाँ से लेकर बस यहाँ तक का इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक। अब यही चीज़ अगर मैं कॉस इनवर्स का ग्राफ लिखूँ, तो कॉस इनवर्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक। कॉस इनवर्स के ग्राफ की बात करेंगे तो ये मेरे पास पाई बाय टू है, ठीक, और ये मेरे पास पाई है। कॉस की एक खास बात है कि कॉस 0 पे, ठीक है, कॉस का ग्राफ देखो आप ज़रा, मैं आपको, ये 1 है, ये -1 है, और ये आपके पास 1 होगा, ठीक है। कॉस पाई बाय टू पे कितना होता है? 0 होता है, ठीक, 0 होगा। और उसके बाद आपका आगे अगर पाई बाय टू से आगे जाता है तो नेगेटिव का ग्राफ होता है, तो लाइक दिस, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। और ये आगे जाके ऐसा हो जाएगा, ये आगे जाके ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा आपके पास एक ग्राफ होता है कॉस एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, और ये साइन इनवर्स एक्स का। ग्राफ में अगर इनवर्स के ग्राफ उतने नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके ग्राफ याद रखो और इसमें आप ये याद कर लो, ठीक। चलो, टेन इनवर्स की बात करेंगे, जस्ट लाइक दिस, ये है, इसको हटा देते, इसको हटा देते, किसी एक फिक्स को बात करेंगे और इसको लेके ऐसे घुमा देंगे। अब ये जब ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पूरा पूरा आ रहा है, एक्स एक्सिस पूरा आ रहा है तो रियल नंबर, लेकिन रेंज को ध्यान से देखो, मैंने बस इतना ही फिक्स करा है। कितना फिक्स करा? ये -1 से 1 तक था, -1 से 1 के बीच में भी तो रियल नंबर है, इसलिए रियल नंबर लिया। डोंट बी कंफ्यूज कि इनफाइनाइट तक जा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में भी रियल नंबर है, इसलिए वो रियल नंबर है, ठीक है। ये मैंने फिक्स करा, ये मैंने कहाँ से कहाँ तक फिक्स करा है, ध्यान से देखो। कॉस कब 0 हो जाता है? कॉस 0 हो जाता है पाई बाय टू पे, तो ये पाई बाय टू है, और ये मेरे पास नेगेटिव ऑफ पाई बाय टू है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या हो रहा है, ओपन ब्रैकेट -पाई बाय टू से पाई बाय टू, ठीक। अरे बस समझ में। अब यही चीज़ कॉट का ग्राफ है, कॉट का ग्राफ भी उल्टा कर दो तो यही हो जाएगा, ठीक। लेकिन कॉट का ग्राफ ऊपर होता है, थोड़ा यही चीज़ होता है, लेकिन ये यहाँ से ऐसा होता है, लाइक दिस, ऐसे इस तरीके का होता है, ठीक है। और ये मेरे पास वैल्यू होती है पाई बाय टू की, ये मेरे पास पाई, क्योंकि पाई पे नॉट डिफाइंड है, तो ये भी रियल नंबर होता है, लेकिन थोड़ा नीचे नीचे लिखना चाहिए, ये भी रियल नंबर होता है, और ये 0 से लेके पाई तक आपका आंसर रहता है, ठीक। सो ये आपके पास डोमेन यहाँ से आता है। अब इसको मिटा दूँ मैं, और थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लो, अब तक आप पढ़ते आए हो कि सेक एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। सेक, सेक को लिखते समय क्या लिखते हो आप? 1/कॉस। कॉस कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है? पाई बाय टू पे, लेकिन 0 पे तो होता है, इसलिए इसका होता है। और कॉस का ग्राफ कैसा होता है? वो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो ऐसा होता है, ठीक है। बेसिक सी चीज़ समझ में आई। अब यही चीज़ को अगर उल्टा कर दिया जाए, यही चीज़ को उल्टा, तो ये ऐसे मुंह खोलेगा इस तरीके से, और इस तरीके से जब मुंह खोलेगा, लाइक दिस, ठीक है। सो दो अलग अलग तरीके के ग्राफ बनेंगे। कैसे तरीके के ग्राफ बनेंगे? दो अलग अलग तरीके, एक तो ऐसे ग्राफ, ठीक, और एक इस तरीके का ग्राफ। आपको देख के समझ में आएगा कि मैं किस तरह के कौन सा ग्राफ कब बना रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये आपका किसका ग्राफ हो जाएगा? ये आपका कॉसेक का ग्राफ हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा? ये सेक का ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जब भी 1/कॉस की बात आती है, जब भी 1/कॉस की बात आती है, आप भैया हर ग्राफ को 0 से ऊपर ही बनाते हैं। चाहे आप इसकी बात करोगे, चाहे आप कॉट की बात करोगे, चाहे आप कॉस की बात करो, 0 से ऊपर ही है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और आई थिंक
हाँ ठीक, अब इसको मिटा देते हैं और मैं आपको डोमेन रेंज आखिर में लिख के दिखाता हूँ। तो कॉसेक इनवर्स की एक बात ये समझो कि डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो गया, डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो गया, लेकिन वही -1 से 1 नहीं आ रहा, तो या तो ऐसे लिखो रियल नंबर -1 से 1 दोनों केस में, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब रेंज क्या मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्या मिल रहा है, रेंज क्या मिल रहा है। तो रेंज को आपने अगर देखा, वो ग्राफ जो मैंने अभी आपके सामने बनाए थे, कॉसेक का सेक का ग्राफ मैंने यहाँ बनाया था, तो आप ध्यान से देखो कि सेक के ग्राफ में कुछ इस तरीके का चीज़ मिल रहा था, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके का। ये आगे जाके कर्व बनता है, इसलिए वो कर्व बनता तो फंक्शन नहीं होता, इसलिए आधा आधा लिया गया यहाँ से लेके यहाँ। तो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू, 0 से लेके पाई तक की वैल्यू -π/2, 0 से लेके पाई तक क्लोज ब्रैकेट माइनस का π/2। इसी तरीके से ये वैल्यू माइनस की π/2 से π/2 तक और माइनस का 0, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा है सेट्स रिलेशन फंक्शन, इससे ज़्यादा एग्जामिनर आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा है आपके, लेकिन 2026 में जो डिफिकल्टी लेवल हम सोच रहे हैं इंक्रीज करेगा हर साल, थोड़ा 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 इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हर साल कटअप भी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज भी कर रही है। पिछले साल का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस का लेवल। सो जितना भी चीज़ मैंने आपको कराया है क्लास 11 क्लास 12 का, थोड़ा सा कंबाइन करके अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझाए और ये समझाए कि आप थोड़ा चीज़ें सोच कैसे सकते हैं। ग्राफिकल मेथड आपको सोचना सिखाता है, आप सोच सकेंगे तो नए क्वेश्चंस के ऊपर भी अपने हाथ पैर चला पाएंगे, ठीक है। आई होप आपने एक अच्छी नोट्स बनाई होगी, इन सबको नोट्स बना के रखो, ग्राफ्स को प्रैक्टिस कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि अगर ग्राफ नहीं बनाया गया तो डोमेन रेंज नहीं आएगा। 1 1 ऑन टू अपने दिमाग में याद रखो, ग्राफिकल्स मेथड रिलेशन फंक्शन आप ग्राफिकल्स मेथड अपने दिमाग में याद रखो, ज़्यादा आसान से रहते हैं, ठीक है। बाकी कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, नंबर ऑफ साइमेट्रिक, ये आपको याद रखने हैं। ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, इन टू फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन टू, ये बाइजेक्टिव, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन ज़्यादा आते हैं, तो ये चीज़ें याद रखना। कब जीरो हो जाएगा, कब जीरो नहीं होगा, ये केसेस भी आपको याद रखना, ठीक है। अब इसके बेसिस पे लगभग मेरे को 200 क्वेश्चंस आपको कराना है, और वो 200 क्वेश्चंस मैं आपको लाइव क्लासेस में करा दूंगा, ठीक है। सो लगभग रात के 2:15 हो रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको कल 13 तारीख शाम दोपहर के 3 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। फिर रात के 10 बजे मिलते हैं, ठीक, रात के 10 बजे लगभग 2 घंटे की लाइव क्लास रहेंगे, जो पिछला हमने छोड़ दिया है। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, एक लाइव क्लास में 50 क्वेश्चंस हर लाइव क्लास में कर ले, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाएगा। डीपीपीस दूंगा तो दोनों को मिला के लगभग 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, कुछ कॉपी में सॉल्व कर रहे हो वो मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब रख लो, बेल आइकन को हिट रख लो, और आप टाइम पे आओ, ठीक है। बैकलॉग मत लगाना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो, ठीक है, बार बार आपको चैनल भी विजिट नहीं करना पड़ेगा। बेल आइकन हिट लगाना, हिट रखना, ठीक है। कम वीडियोस डालता हूँ, लेकिन जब भी कोई वीडियोस डाला हूँ, चाहे मैं पढ़ाई के लेके, चाहे मैं अपडेट्स को लेके, बहुत काम की होगी वो, तो उसको रखे रहना, ठीक है। बेल आइकन हिट, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत जाके ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ काम का ही आया होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। चैप्टर 1 खत्म हो गया है। अब जो आपका अगला पार्ट होगा थ्योरी लेक्चर का, वो चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले भी मेरे को आपको क्लास 11 की थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है, जिससे मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, ठीक है। जय हिंद।